जी, नियोमी जी, इनकी बेटर हाफ जो कहते हैं ना, वो हम कह सकते हैं नियोमी बहन जी को। तो नियोमी बहन जी एक संयोग हुआ अपनी बीएड की डिग्री कनाडा में करने के बाद में प्रॉपर संस्थानों अपनी मतलब कॉलेज स्कूल से जुड़ने के पहले इन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान में जाके है ना आत्मा को ढूंढा जाए। तो उसके चलते ये मसूरी के अंदर में एक संस्थान है बहुत ही बढ़िया, अपने पवन गुप्ता जी का सिद्धि, वहां पे आए हुए थे और संयोग से वहां पे ही परिचय शिविर हुआ। और परिचय शिविर के अंदर में महेंद्र भैया भी मिल गए। तो दोनों ने एक हफ्ते में डिसाइड किया कि हमें शादी करनी चाहिए, दोनों का जीने का लक्ष्य एक है। और वहां से लेके एक लक्ष्य के अंदर में दोनों खूब बढ़िया से गतित हैं। और देखिए इसी का जो स्वरूप है, इसको इन्होंने पूरा जिया है अपने। इनकी जो बड़ी बेटी है वो 10 साल की है। तो वो जब से मेरे को लग रहा है कि एक्चुअली पूरा प्रक्रिया तो जब भी मानव जुड़ते हैं तभी से शुरू हो जाता है। तो इनकी बेटी जो आनंदी अभी 9-10 साल की हो गई और इनका जो बेटा है वो 4 या 5 साल का है। दोनों के अंदर में उन्होंने काफ़ी प्रयोग किए और इन्हीं प्रयोगों का फलन है उनको, जो उन्होंने उसमें जो सफलता उनको मिली उन बच्चों के अंदर में जो डेवलपमेंट हुआ, उसके चलते ही उन्होंने शेप का ये जो है इसको बनाया। और ये काफ़ी अच्छे से इसकी स्वीकृति बनी है। अब तक करीब करीब हम लोग 2000 लोगों से है ना चर्चाएं हो चुकी है, अलग अलग करीब 5 या 6 वेबिनार हो गए। और उनकी स्वीकृति के बाद में फिर ये शेप एजुकेटर्स जो प्रोग्राम है, जो लोग इसको पूरा समझ करके और आगे ले जा पाएंगे, इस प्रोग्राम को हमने शुरू किया है। तो ये सेफ एजुकेटर्स की श्रृंखला में ये दूसरा, जो हर महीने दूसरे रविवार को होता है, उस श्रृंखला में ये दूसरा आज का सत्र है, सेशन है। तो दिस इज द सेकंड सेशन इन द सीरीज ऑफ सेफ एजुकेटर्स डेवलपर्स प्रोग्राम। सो नाउ 1 मिनट का समय हैंड ओवर मुझे दीजिएगा उमेश जी, 1 मिनट हाँ का समय बोलिए, मुझे दीजिएगा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। टू ऑल माय फ्रेंड्स जो आज सामने बैठे हैं, मैंने एक लिंक फॉरवर्ड किया है अपने नाम के साथ। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें केवल वी विल इंक्लूड ओनली वेबिनार्स जो इस तरह के हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है हम सब के मोबाइल पर इतने सारे कॉन्टेक्ट मैसेजेस आते हैं कि फिजिकली अब देख पाना मुश्किल लगता है मुझे, कम से कम यदि हम उसमें अपने लिंक्स फॉरवर्ड कर सके। यदि हम 50 लोग हैं, हम 100 लोग हैं, तो एक प्लेस हमारी डायरेक्टरी हो जाएगी जिसको हम कभी भी अपने हिसाब से अपडेट कर सकेंगे और उसी का रेफरेंस लेके अपने मोबाइल पर रिमाइंडर डाल सकते हैं, क्योंकि बाकी एक्टिविटीज लाइफ की छोड़ी नहीं जा सकती है और जब उधर फोकस जाता है तो कुछ छूटता है। यदि प्रायोरिटी डिसाइड करने में मुझे लगता है ये लिंक जो मैंने दिया है, मैंने अभी स्टार्ट किया है, 4-5 दोस्त उसमें ठीक हैं है। जिनके अपने ग्रुप चल रहे हैं, तो उसमें आईआईटियंस लोग भी शामिल हैं। आईआईटियंस की मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है जिसमें तकरीबन 1380 हम लोग हैं। लोग डिटेल में है ना उसमें बाद में इसको भेज देंगे सभी लोगों को। मैं आपका एब्सोल्युटली, पहले तो देख लूंगा, मैंने अपनी देख बात करके कह फिर दी। थैंक यू। जुड़ा हुआ लग के। तो आपका स्वागत है, आपके अच्छे कामों का, सभी लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं सभी का स्वागत है। तो आज हम जो सेशन है, जो मेन सेशन है, उसको हम लोग अभी शुरू करते हैं। महेंद्र भैया और नियोमी दीदी आप लोग शुरू करिए। उमेश भैया क्या दिखाई दे रहा है? हाँ स्क्रीन दिखाई दे रहा है, वो ब्लू में शेप सस्टेनेबल हैप्पी एंड प्रोस्पेरस अर्थ हाँ शेप एजुकेटर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम हाँ। सेशन 2। तो आप सभी का स्वागत है, सभी को नमस्ते। नोमी आज थोड़ा कम बोलेगी। आज मैं और चुपचाप से बैठूंगी और सुनेंगे अच्छे से। हाँ श्रीमान जी ज्यादा वो रखेंगे और मैं यहाँ इनके साथ हैं। ठीक है। तो बेसिकली वैसे तो पिछले सत्र में हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा था, लेकिन आज केवल हिंदी में ही रखेंगे इसको। और शायद इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन विद्या शिविर नहीं किया होगा, तो उसमें बीच बीच में एक रिमाइंडर भी रहेगा कि कैसे हम उसको करेंगे आगे, क्योंकि इस प्रोग्राम को करने के लिए शिविर का करना जरूरी है। जस्ट 1 मिनट, लेट मी सी हु इज नो, इट्स नथिंग टू डू।
अच्छा, तो सेप का, जो लोग नए हैं, सेप का बेसिक मतलब है सस्टेनेबल हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस अर्थ। और ये पूरा अभियान बेसिकली 3 भाग में हम लोग काम कर रहे हैं। एक भाग है शिक्षा का, दूसरा भाग है जीने का भाग है, तीसरा भाग है एक सोशल मीडिया का भाग है जिसको हम सेप कनेक्ट कहते हैं। तो 3 भाग में हम लोग काम कर रहे हैं और अभी हम लोगों ने बेसिकली ज्यादातर शिक्षा के काम को लेकर आगे यहाँ पे सारा प्रोग्राम रखा हुआ है। बाकी 2 अलग से जो प्रोग्राम है, जब वेबसाइट आएगा तो आप लोगों को मिलेगा उसके ऊपर। तो हम लोगों ने शिक्षा का जो नाम दिया है, जो लोग नए होंगे इसका नाम है H3 एजुकेशन, है ना। और H3 एजुकेशन में 3H जो है, पहला H है हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, दूसरा हेल्दी रिलेशनशिप, तीसरा हेल्दी प्लैनेट। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखा ही होगा और इसके जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो सब लोगों ने देखा होगा। और उसके बाद हम लोगों ने एक टीचर ओरिएंटेशन के लिए एक पिछला सत्र किया था, उसको भी मुझे लगता है लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है उन सारे 3 वीडियो को आप देख लीजिए, उससे काफी ठीक रहेगा, कनेक्टिविटी बनेगी। तो केवल जो लोग नए हैं, बिल्कुल पहली बार आ रहे हैं, उनके लिए कि एक तो जो H3 एजुकेशन है वो हम लोग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारी तरह की समस्या है जिसमें 3 मेजर प्रॉब्लम है वर्ल्ड में। तो एक को हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, दूसरे को प्रदूषण कह रहे हैं और तीसरे को मानव समुदाय असुरक्षित है, ऐसा कह रहे हैं। उसी को हम अलग भाषा में बोलते हैं। एक है इन्वायरमेंटल क्राइसिस, पूरी दुनिया में बहुत तेजी से पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं। दूसरा है ऋतु बहुत तेजी से असंतुलित हो रही है। और तीसरी जो एक बड़ा समस्या है वो युद्ध और हिंसा की है, जिसके कारण मानव समुदाय असुरक्षित है। और इसके समाधान के स्वरूप में 3 हमको चीजें चाहिए। तो पहला है बैलेंस इन अर्थ टेम्परेचर, दूसरा है क्लाइमेट बैलेंस और तीसरा है कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन काइंड ऑन द अर्थ। ये 3 चीजें अपने को चाहिए, जिसको हम दूसरे भाषा में कहें तो सस्टेनिंग फिजिकल इन्वायरमेंट, सस्टेनिंग बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड सस्टेनिंग कॉन्शियस इन्वायरमेंट। तो ये मुख्य अपना एजेंडा है पूरे शिक्षा का। हम यहाँ खड़े हैं लेफ्ट साइड में और हमको यहाँ पहुंचना है। तो धरती का ताप संतुलित हो जाए, ऋतु संतुलित हो जाए और मानव समुदाय इस धरती पे सदा सदा बना रहे, इतना ही इस पूरे शिक्षा मॉडल का प्रयोजन है। तो ये जो कोर्स है उसके लिए आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आप लोगों ने अभी 3-4 बार इसमें आप मिल चुके हैं। तो हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं इस बात को। ये जो पूरा कार्यक्रम है ये एक तरह से परिचयात्मक कार्यक्रम है। ये जो अभी सेप एजुकेटर्स प्रोग्राम है, दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन। पूरा प्रोग्राम कई भाग में है। एक तो हम लोग 120 घंटे का जो अभी कर रहे हैं वो एक परिचय शिविर है, एक परिचयात्मक कार्यक्रम है। उसके बाद एक साल का भी एक कोर्स हम लोग ले आने वाले हैं और साथ में एक 2 साल का भी कोर्स रहेगा, लेकिन 2 कोर्सेस यूनिवर्सिटी में चलेगा। तो उसके लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, आगे आएगा 1 साल और 2 साल का भी कोर्स आएगा। और इसके लिए जो मुख्य जो बात है, जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर जीवन विद्या परिचय शिविर नहीं किए हैं तो ऑनलाइन बहुत सारा अवेलेबल है, आप उसको देखिए। और बहुत सारा अध्ययन चल रहा है, आप उससे जुड़िए और अपने को अपडेट करिए। इवेंचुअली जब हम लोग बाकायदा इस कोर्स को लॉन्च करेंगे 1 साल के कोर्स में या 2 साल के कोर्स में, तो उसमें जीवन विद्या परिचय शिविर ये सब इंक्लूडेड रहेगा। चूंकि अभी हम लोगों ने प्रोग्राम 20 से शुरू किया है, तो ये मानकर चल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने किया ही होगा और कुछ लोगों ने जो नहीं किए हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन का अगर आपको चाहिए तो आप उसमें सेप का जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप लिख कर दीजिए, उसमें लोग कोई ना कोई उसमें अपलोड कर देगा वीडियो, और कई सारे हैं अवेलेबल। तो निवेदन भाई हरिहर, जी भैया, ऑनलाइन कोर्स का क्या क्या प्रक्रिया है बताइए ना। क्या प्रक्रिया भैया अभी इसको कर देते। ऑनलाइन कोर्स का फीस कितना बढ़ाना पड़ेगा और क्या प्रोसेस है? क्वेश्चन आंसर्स है ना, लास्ट के जो करीब 15 मिनट या 20 मिनट रहेगा उनके अंदर में लेंगे। एक बार पहले पूरा प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, आप अपने प्रश्नों को नहीं, लास्ट में समय नहीं बच पाता है। मैं अनेक वेबिनार किया हूँ, लास्ट में समय नहीं बच पाता है। अभी बताना होता अभी बता दीजिए।
अभी नहीं बता आगे पाएंगे, बढ़िए। आप माफ करिएगा, अभी नहीं बता पाएंगे आपको, बाद में है ना, लास्ट में सुन लीजिएगा, नहीं तो ये सत्र पूरा नहीं हो पाएगा, ऐसे सभी प्रश्न उत्तर नहीं बनेंगे। ठीक है, वो बाद में कर देंगे आप, है ना। लगता है आप पहली बार ही आए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है 99 जना है ना। लेकिन आप ना एक उमेद भैया, आप इन लोग को आंसर बाद में दे देना। हाँ, अंत में, ठीक है। जरूर देंगे। और हम लोग के पास 1 घंटे में ही कर लेंगे, 1 घंटा हम लोग के पास खाली रहेगा, बातचीत के लिए ही रहेगा सारा। ठीक है, ठीक है। तो आज जो हम लोगों ने टोटल कितने पॉइंट तय किए थे, 60, सभी को याद ही होगा, लगभग 60 पॉइंट्स थे जिसको हमको कवर करना है 120 घंटे के अंदर। और उसमें पहला जो हम लोग पॉइंट ले रहे हैं, लाइफ एसेंशियल थीम। तो अभी हम लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक हम लोग के बच्चे जो पढ़े या हमने जो पढ़ाई की है वो सब्जेक्ट बेस्ड एजुकेशन में हम लोग गए हैं। तो हम हिंदी, और जब भारत में था हिंदी, गणित, विज्ञान, भाषा, मतलब क्या कहते हैं, सोशल स्टडीज, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। अभी उसकी बजाय हम एक लाइफ एसेंशियल थीम बेस्ड एजुकेशन को कह रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, क्यों है, हम इसको कह रहे हैं, कैसे करेंगे, ये सारे बहुत सारे सवाल हैं। तो उसी को लेकर आज का सत्र रखा गया कि लाइफ एसेंशियल थीम क्या है, इसको हम लोग क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कैसे इसको करेंगे। ठीक है, बोलो। In English? Yeah. My plan was to listen to it. Yeah. Okay. So इस प्रस्तुति के लिए कुछ guiding questions हैं that will help us with कुछ direction है कि हम लोग क्या समझेंगे, सीखेंगे इसी प्रस्तुति के साथ है, इस सेशन के साथ है। So एक पहले प्रश्न है, why do we use a life essential theme based approach? What is the role of life essential themes in H3 education? And what is the core content of H3 education? ये कुछ guiding questions हैं। तो ये प्रश्न धीरे धीरे हम इसका उत्तर हम लोग दे देंगे इसी सेशन में। हाँ, तो ये 3 प्रश्न हैं हमारे सामने, और इसी 3 प्रश्नों के साथ आज की प्रस्तुति है ना। तो जो मूल बात है ना कि एक बड़ा बदलाव है, वो है एजुकेशन के कंटेंट में बदलाव, है ना। और हम एजुकेशन के कंटेंट को अभी कैसे देख रहे हैं, आप जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो लोग आए हैं उपस्थित, आप एजुकेशन कंटेंट को कैसे देखते हैं, थोड़ा उस पर आप सोचिए, आप विचार करिए। 1-2 मिनट आप ले सकते हैं, 1 आध मिनट, और नहीं तो हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा आप सोचिए कि आपके लिए एजुकेशन कंटेंट का क्या मतलब है। जब सुनते हैं एजुकेशन कंटेंट, शिक्षा की वस्तु क्या है, वस्तु, तो आप उसके बारे में सोचिए थोड़ा। ठीक है, क्योंकि मूल जो बात है एजुकेशन कंटेंट को लेकर करने जा रहे हैं। मेथोडोलॉजी को लेकर हमने पहले बात किया है, आज हम लोग कंटेंट पे ही चर्चा करेंगे। तो जो इस कंटेंट को एड्रेस करने के लिए हम लोग को कई भाग में अभी आज सोचना पड़ेगा। तो हमने ना सबसे ऊपर इस अम्ब्रेला में सबसे ऊपर क्या देख रखा है कि हम सबका एक कोई कॉमन पर्पस है। अभी जो समाज चल रहा है उसमें क्या कॉमन पर्पस मानव जाति का है, वो डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है। दूसरा जो इसका भाग है, एक शेयर्ड गोल, क्या हम सब मानव जाति का कोई एक कॉमन गोल है, एक शेयर्ड गोल है कि नहीं है, तो उस पर आपको सोचना है। तीसरी जो बात है कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है, शिक्षा का प्रयोजन क्या है, क्या पर्पज है, किस लिए हम शिक्षा दे रहे हैं, ये एक सोचने का बात है। और उसके बाद एक हेडिंग हमने डाला है फंक्शन एंड इंटरेक्शन। तो जो शिक्षा के आपस के क्रियाकलाप है वो क्या चीजें हैं, क्या क्या होने से शिक्षा होता है, तो उस क्रियाकलाप को समझना, और उसके घटक कौन कौन से हैं, शिक्षा के क्या क्या एलिमेंट है, तो ये समझना। ठीक है, तो इन 5 मुद्दों को लेकर, है ना, अपन लोग आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये इस पे 5 पे सोचना क्यों जरूरी है। तो एक थोड़ा सा इस पे परिचय दे देता हूँ। पर्पज क्या हुआ कि हम सबको कहाँ, अल्टीमेट एंड गोल क्या है हमारा। अभी हमको शेयर्ड गोल मतलब हम क्या, हमारा लक्ष्य है, किसको हम पाना चाहते हैं, शिक्षा का क्या उद्देश्य है, हमने क्या अभी तय कर रखा है, किस उद्देश्य से हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो। फंक्शन एंड इंटरेक्शन क्या होता है कि शिक्षा में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं। और एलिमेंट में जैसे विद्यार्थी है, टीचर है ना, स्कूल है, एडमिनिस्ट्रेटर है, और गवर्नमेंट है, ये सब मिल करके उसके एलिमेंट है। अभी एक जो बड़ा बदलाव है शिक्षा में, जो मेजर, वो
फंक्शन को लेकर अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, जहां पे इंटरकनेक्शन लिखा है फंक्शन, उसको लेकर बदलाव की बात कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो हर साल स्कूल में नए बच्चे आ जाते हैं, कुछ समय बाद कुछ अध्यापक भी बदल जाते हैं, कुछ समय बाद बच्चों के और बाकी के स्कूल भी बदल सकते हैं, बिल्डिंगें बदल सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी बदल जाते हैं, गवर्नमेंट भी बदल जाती है, ये सारे बदलते रहते हैं। क्या मूल बदलाव हो रहा है? एलिमेंट। ये सारे बदलने से क्या शिक्षा बदल जाती है क्या? अगर आप 50 साल देखें या अगले पिछले 20 साल का भी देखें, तो इसमें जो भी एक स्कूल का आप मॉडल लेंगे उसमें ये सारी चीजें बदल रही हैं कॉन्टिन्यूअसली, सबसे नीचे वाला। तो एलिमेंट में हर समय बदलाव हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा तेजी से बदलाव विद्यार्थियों में होता है किसी स्कूल में, ठीक है। उसके बाद जाएंगे तो दूसरा बदलाव इसमें हो रहा है, जिसमें हम कुछ मेथोडोलॉजीज में परिवर्तन करते हैं, हम कुछ सब्जेक्ट में भी सब्जेक्ट में भी कुछ बदलाव कर देते हैं, हम नए तरह के टेक्स्ट बुक भी ले आते हैं, हम नए तरह के अप्रोच भी ले आते हैं, हम नई नई किताबों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये भी एक बदलाव का मुख्य भाग है, आप देख सकते हैं। हम जब भी नई नीति लाते हैं तो नई नीति में ये जो फंक्शन है, क्रियाकलाप है, उसमें काफी बदलाव होता है। अब क्या नहीं बदल रहा है? जो नहीं बदलने वाली चीज है वो ऊपर का 3 भाग। एक तो पर्पस डिफाइन नहीं है ठीक से, लक्ष्य के रूप में क्या रखा है हम लोगों ने? प्रोग्रेस। हम सबको एक प्रोग्रेस करना, लाइफ में ग्रोथ चाहिए। और अगर प्रोग्रेस और ग्रोथ को देखेंगे किस तरह का, तो ये मटेरियल प्रोग्रेस या मटेरियल ग्रोथ प्राइमरली वहां बात हो रही है। तो जब भी हम शिक्षा को सोच रहे हैं तो शिक्षा से क्या होता है? समाज में विकास होता है। तो सामाजिक विकास के लिए या एक मानव के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, और विकास का मतलब है मटेरियल प्रोग्रेस को ही हम विकास मानते हैं आज। तो अगर आप देखेंगे जैसे उदाहरण के रूप में कि इंडिया वर्सेस अमेरिका, इन दोनों में ज्यादा विकसित देश कौन है? तो लोग बोलेंगे अमेरिका है। तो क्या वहां पे विकास हुआ है? किस चीज का विकास हुआ है? तो बोलेंगे कि भाई वहां पे मटेरियल प्रोग्रेस हुआ है, वहां पे बिल्डिंगें हैं, जॉब के ज्यादा अवसर हैं, बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, बहुत सारी अच्छे बिल्डिंगें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारा जो प्रोग्रेस है वो एक तरह से मटेरियल प्रोग्रेस है, और उस मटेरियल प्रोग्रेस के लिए हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम यहाँ पे बना रखे हैं क्रियाकलाप में, और उसी मटेरियल प्रोग्रेस से हमारे जुड़े हुए सारे शिक्षा के एक तरह से आज के समय में ऑब्जेक्टिव जुड़े हैं। जैसे हम बहुत सारे डिस्कवरीज और इनोवेशंस करते रहते हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? उससे होता क्या है? अंत में हमारे पास बहुत सारे मोबाइल फोन आ गए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, अभी कंप्यूटर आ गया, वाईफाई आ गया, अभी 4G के बाद 5G आ गया। तो ये बहुत सारा इनोवेशंस हो रहे हैं। तो इस इनोवेशन से क्या क्या लक्ष्य हासिल हो रहा है? तो मैं बोलूंगा कि भाई उस इनोवेशन जो भी हो रहे हैं उससे मटेरियल प्रोग्रेस के लिए ही मेजरली फोकस है। फिर उसमें बोलते हैं कि इससे लाइफ में सक्सेस मिलेगा एजुकेशन से। तो सक्सेस का क्या मतलब है लाइफ में? किसको हम मानेंगे कि हमारा लाइफ सक्सेसफुल हो गया? तो वहां पे भी मेरे को लगता है कि जो गोल है, एंड गोल, वो मटेरियल प्रोग्रेस ही है। फिर हम बोलेंगे कि हम जो भी है ना एक समाज में रह रहे हैं या देश में रहे हैं, तो उस कंट्री में एक इफेक्टिव वर्क फोर्स तैयार हो। तो वर्क फोर्स किसके लिए? अंत में वहीं पे है। और फिर एट द एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब एंड कैरियर। तो जॉब और कैरियर क्यों चाहिए? तो उसका एंड गोल है प्रोग्रेस एंड ग्रोथ। कौन सा? मटेरियल। और हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो है नागरिक अच्छे नागरिक बने। अब अच्छे नागरिक का क्या परिभाषा होगा? अगर उसको भी देखने जाएंगे तो अंत में कहीं ना कहीं वो जो अंत में जो मटेरियल प्रोग्रेस है उसी पे हम ले जाते हैं। और आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे राष्ट्र का जो अभी ज्यादातर राष्ट्र का, एक आध कंट्री छोड़ दीजिए, उसके जो डेवलपमेंट का पैमाना है वो जीडीपी ही है। तो जीडीपी के आधार पे हम किसी भी व्यक्ति का या किसी राष्ट्र का भी प्रोग्रेस हम देख रहे हैं। तो ये जो प्रोग्रेस है या मटेरियल ग्रोथ को हमने सक्सेस माना है, ये क्यों है ऐसा? तो उसका कारण है कि उसके पीछे एक दर्शन है, एक वर्ल्ड व्यू है, एंड दैट वी कॉल मटेरियलिज्म। तो अभी पूरा शिक्षा जो है मटेरियलिज्म पे बेस्ड है, ये एक मुख्य बात है। तो हम शिक्षा में कहाँ बदल रहे हैं? ऊपर के 3 चीजों को हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं। मतलब अभी
शिक्षा जो हो रहा है उसमें इनोवेशन होना चाहिए, बहुत सारे बदलाव लाए हम, तो क्या उसमें इनोवेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सक्सेस इन लाइफ होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। वी शुड सर्व द सोशल नीड्स आर यस। क्रिएट इफेक्टिव वर्कफोर्स आर नॉट यस। हम सब बच्चों को प्रिपेयर फॉर जॉब एंड करियर आर नॉट यस। उनको अच्छा नागरिक होना चाहिए कि नहीं? यस। अब इसमें थोड़ा और वेरिएशन हो सकता है, कुछ और भी ला सकते हैं, है ना, 2-4 बातें, लेकिन मूल रूप से क्या हो रहा है कि ये सारे बदलाव, है ना, ये यहाँ पे नहीं है, गोल में नहीं है, वो यहाँ पे है। अब इसको इफेक्टिव तरीके से इस गोल को पाने के लिए हमने बहुत तरीके के फंक्शन जुगाड़ कर रखे हैं, उसी में हम बदलाव कर रहे हैं। हम नई मेथोडोलॉजी को, नई लर्निंग तरीके को, नए तरह के बुक्स को, ये सब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बट बेसिक मतलब ये है कि ये जो बदलाव है भी, उसको हम और इजी तरीके से कैसे अचीव करें, दैट्स व्हाट इट इज। तो यदि हम नीचे केवल बदलते हैं एलिमेंट और मतलब टीचर स्टूडेंट, है ना, हम 50 साल से कितने टीचर बदल गए, उससे शिक्षा नहीं बदल रहा है। क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि जब तक बदलाव ऊपर पर्पज और गोल में नहीं होता है, तब तक कोई चीजें ठीक से बदल नहीं पाती। तो अब जब हम इस S3 मॉडल को कह रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो बदलाव है उसके पर्पज में ही बदलाव है। एक नए पर्पज के साथ ये शिक्षा मॉडल है, जिसको हम लोग S3 के नाम से कह रहे हैं। S3 का मतलब है हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, और हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड का 2 प्रमाण है। पहला प्रमाण है अखंड समाज, जिसको हम हेल्दी रिलेशनशिप का फैलाव है अखंड समाज, और हेल्दी प्लैनेट, जिसको हम कह रहे हैं सिस्टम ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन। तो एक तरह से अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, ये हमारा मुख्य प्रयोजन है। इसी प्रयोजन, अगर हमने प्रयोजन को सेट कर दिया, तो फिर जो भी नीचे बदलाव हो रहे हैं वो अलग ढंग से होंगे। तो सारे चीजें नए तरीके से परकुलेट होंगी, क्योंकि अब पर्पस ड्रिवेन ऑब्जेक्टिव, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, मुख्य प्रयोजन है, वो है ये आपका अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, और उसको हम दूसरे स्वरूप में कह रहे हैं मानव के अंदर मनस्वस्थता का प्रमाण। तो मनस्वस्थता के प्रमाण के स्वरूप में हमको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब इस प्रयोजन के अर्थ में अगर हम देखते हैं मानव का कोई लक्ष्य है कि नहीं है, तो हर एक पूरी मानव जाति का, हर एक मानव का एक लक्ष्य है। और क्या लक्ष्य है? समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। तो जिन लोगों ने शिविर किया होगा उनको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता होगा। जो लोग नए हैं वो लोग जब शिविर करेंगे तो उनको बाकायदा इसके बारे में समझ आएगी कि क्यों इस 4 ही लक्ष्य को यहाँ रखा गया है। तो समाधान, व्यक्ति में समाधान, परिवार में समाधान और समृद्धि, समाज में समाधान, समृद्धि और अभय, और प्रकृति के साथ समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व। इस तरह से 4 हमारे जीने का पूरा फैलाव, मैं व्यक्ति के रूप में हूं, परिवार में भी हूं, समाज और पूरी प्रकृति के साथ। तो इन चारों जगह हार्मनी कैसे हो उसकी बात है। इसी स्वयं में जो हार्मनी है वो समाधान पूर्वक है, और परिवार में हार्मनी समाधान समृद्धि पूर्वक है, समाज में हार्मनी समाधान समृद्धि और अभयता पूर्वक है, और प्रकृति के साथ समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व पूर्वक हार्मनी है। तो ये अपना मेन गोल है। इस गोल को अचीव करने के लिए हमने शिक्षा के कुछ ऑब्जेक्टिव बना रखे हैं। तो हर जो भी बच्चा शिक्षा लेगा उसमें 5 मुख्य चीजें हैं जो उसको चाहिए, जिससे वो एक स्वायत्त मानव बनता है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है हर एक बालक को स्वायत्त मानव बनाना। तो स्वायत्त मानव का क्या मतलब है? स्वायत्त मानव का मतलब कि प्रत्येक बच्चे में स्वयं में विश्वास होना। दूसरा, श्रेष्ठता का सम्मान कर पाना। तीसरा, वो उसके प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन होना। व्यवहार में सामाजिक होना और व्यवसाय में स्वावलंबन होना। अगेन ये सारी बातें आपको तभी ठीक से स्पष्ट हो पाएंगी। इस पे बृहद चर्चा कब होगी? जब आप जीवन विद्या शिविर करेंगे, इस पे विस्तार से चर्चा है। अब ये 3 चीजें ऊपर की यदि बदल गई, तो अब जो मेजर बदलाव यहाँ पे है फंक्शंस और इंटरेक्शन में, अब वो नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। अब इसमें एक नए तरीके का हमको अप्रोच लाना पड़ेगा, क्योंकि हमको इस पर्पज और इस गोल और इस उद्देश्य के लिए कोई चीज लानी है, कोई कार्यक्रम करना है, कोई क्रियाकलाप करना है स्कूल में। तो इसलिए अब क्या हो रहा है कि जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग को बदलना पड़ रहा है, उसको थीम बेस्ड लाना है। उसको हम और आगे जाएंगे तो और डिटेल से बताएंगे कि क्यों बदलना पड़ रहा है। और इसी के साथ साथ हम लाइफ एसेंशियल थीम के साथ साथ लाइफ एसेंशियल क्वेश्चंस, लाइफ एसेंशियल स्किल्स, और इस पूरी शिक्षा में
अभी जो हम लोग शिक्षा दे रहे हैं उसमें डोमिनेशन क्या है, इंफॉर्मेशन, सूचना का है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एक विचाराभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास, तीनों अभ्यास जरूरी है। विचार का भी अभ्यास होना जरूरी है, व्यवहार का भी होना जरूरी है, और व्यवसाय में भी जो हमको निपुणता कुछ चाहिए उसके लिए भी हमको अभ्यास जरूरी है। तो इस तरह से इसमें दिखता है कि ये पूरी शिक्षा एक अलग डायरेक्शन में जा रही है। क्यों? क्योंकि जैसे बताया ऊपर का पर्पज और लक्ष्य, और इसी के साथ ये प्रमाण आधारित शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो तीन चीज का प्रमाण, हमारे समझदारी का प्रमाण और हमारे व्यवहार का प्रमाण और प्रयोग प्रमाण। तो इन तीन चीजों के प्रमाण के साथ तो ये पूरा उसका इंटरेक्शन भी अभी बदल रहा है। तो जो हमने पीछे देखा उससे अब एक अलग तरह का इंटरेक्शन है। और एलिमेंट में ज्यादा बदलाव, एलिमेंट तो वही है, विद्यार्थी रहेंगे ही, अध्यापक रहेंगे ही, उसमें परिवार भी शामिल होगा। अब चूंकि अब इस शिक्षा में एक महत्वपूर्ण एलिमेंट जो जुड़ेगा वो है परिवार की भागीदारी। अभी परिवार की उस तरह से डायरेक्ट भागीदारी नहीं है, वो बाहर से है। इस नए मॉडल में परिवार का एक डायरेक्ट एलिमेंट के रूप में भागीदारी, साथ में ये शिक्षा कम्युनिटी जो है और समाज को पूरा साथ में लेकर चलता है। तो अभी तक हम एक कम्युनिटी में स्कूल खोलते हैं और धीरे धीरे क्या होगा, वो विद्यालय में पूरी कम्युनिटी और पूरे कम्युनिटी में पूरा विद्यालय, वो दोनों ओतप्रोत रहेंगे। तो इस तरह से एक समाज का भी उसमें पूरा रोल, साथ में एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे ही, गवर्नमेंट रहेगी ही, और उसके साथ साथ जो प्राकृतिक वातावरण है उसको, उसकी भी बात हम लोग उसमें कर रहे हैं। तो मेजर जो आप यहाँ पे बदलाव देखेंगे, ये मेजर बदलाव आपके लिए यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ा बदलाव है पर्पज में। तो लेफ्ट साइड में जो अभी चल रहा है उसकी हम उसको देख रहे हैं, और राइट साइड में हम जो जिसकी बात कर रहे हैं। तो जो मेजर बदलाव है वो पर्पज में हुआ है और मानव के लक्ष्य में हुआ है। तो अभी जो लक्ष्य है वो सुविधा संग्रह का लक्ष्य है, जिसको हम अच्छी भाषा में सुविधा संग्रह को, उसको हम प्रोग्रेस एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट, विकास, इस तरह के नाम देते हैं। बट इसेंशियली क्या है, वो सुविधा संग्रह के ढांचे खाचे में ही जाता है। और इधर क्या देख रहे हैं कि सुविधा संग्रह की बजाय समाधान, समृद्धि, अभय सहअस्तित्व का लक्ष्य है मानव के सामने। लेफ्ट साइड में क्या देख रहे हैं कि सारा का सारा उस गोल के लिए, प्रोग्रेस के लिए, या मटेरियल जो डेवलपमेंट है उसके लिए है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अभी वो हर एक बच्चे को स्वायत्त मानव बनाने के लिए पूरी शिक्षा दी जा रही है, और स्वायत्त मानव बनने में वो पांचों एलिमेंट हमने बताया अभी आपको। इसके बाद जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ जो हमने कहा मेन बदलाव, अभी बहुत सारे बदलाव आप देखेंगे स्कूलों में, मेथोडोलॉजीज, अप्रोच, इसको लेकर हो रहे हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति में भी हो रही है और बहुत अच्छे बदलाव हैं, बहुत ही सराहनीय काम है ना। तो वो बदलाव हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, नए तरह के मेथोडोलॉजी इमर्ज होते रहेंगे। तो अभी हम लोग इसके अंदर भी एक नए तरीके का मेथोडोलॉजी, नए तरीके का अप्रोच इसके अंदर हम डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। और एलिमेंट में ये सब है ही, और इसके अंदर एक मूल जो एलिमेंट हमने डाल रखा है वो है परिवार की भागीदारी। शिक्षा जो है, जब तक परिवार की भागीदारी नहीं होती है ठीक ठीक, शिक्षा सफल नहीं हो सकता है। साथ में प्राकृतिक वातावरण का भी अपना एक रोल है, उसको भी अपने को समझना पड़ेगा। बाकी एज इट इज है ही, यहाँ पे जो है यहाँ पे है ना। तो ये आप मेजर डिस्टिंक्शन है जो हम लोग इसमें कर, अगर इसको हम नहीं पकड़ेंगे तो हमको ये समझ में नहीं आएगा कि हम थीम बेस्ड एजुकेशन दे क्यों रहे हैं, है ना। तो ये पकड़ना अपने को जरूरी है, जो अभी हमने बताया कि प्रयोजन और लक्ष्य और जो शिक्षा का उद्देश्य है, जिस वो उसके अंदर मेजर बदलाव हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप, हाँ, आज थोड़ा सा नियोमी का स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं है, तो इसलिए बगल में बैठी है, और जब भी उसका मन करेगा वो बता सकती है, नहीं तो मैं अभी कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा बदलाव, तो जो S3 एजुकेशन है, S3 में मेन कहाँ बदलाव है, पर्पज। यदि पर्पज में बदलता है तो उस पर्पज के साथ फिर परिवार का जुड़ाव अलग ढंग से है, उस पर्पज के साथ फिर पूरी सोसाइटी में अलग ढंग से हमको दिखाई देगी, उस पर्पज के साथ जो पूरी प्राकृतिक जो है बदलाव वो भी अलग दिखाई देगा। तो मूल रूप से जो बदलाव है वो प्रयोजन में बदलाव होने से ही सारे बदल रहे हैं।
और इसीलिए हम लोगों ने शिक्षा का नाम क्या रखा है, H3 एजुकेशन। तो जो H3 एजुकेशन है वो सब्जेक्ट बेस्ड एजुकेशन की बजाय ऑब्जेक्टिव बेस्ड एजुकेशन है या पर्पज बेस्ड एजुकेशन है। और पर्पज क्या हमारा है, ये 3H। तो ये मुख्य बात है जहां पे हमको ध्यान देना है। अब जो बात आती है कि जो हमारे लक्ष्य हैं उसको पाने के लिए क्या कंटेंट चाहिए। अगर हम बोलें कि शिक्षा में क्या हमको देना है बच्चों को, क्या देने से हमको ये लगेगा कि शिक्षा पूर्ण हो गई, तो उस पे ध्यान देते हैं। तो इस पूरे कंटेंट में जो बात है, एक है ज्ञान विवेक विज्ञान की बात। अभी पूरी शिक्षा में क्या है, सूचनाएं हैं और स्किल है, ठीक है। और उसके लिए हम क्या बना के रखे हैं, सारे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता हर बालक हो जाए, और हर बालक में और या हर विद्यार्थी में मानवीय प्रवृत्ति, मानवीय दृष्टि, मानवीय स्वभाव और मानवीय विषय इससे संपन्न हो जाए हर बालक। और हर बालक समझदारी संपन्न हो जाए, ईमानदारी संपन्न हो जाए, जिम्मेदारी संपन्न हो जाए। और समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी के साथ अपनी भागीदारी को हर लेवल पे, चाहे परिवार का हो या समाज हो या फिर राष्ट्र हो, अंतरराष्ट्र हो, हर लेवल पे अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाए। तो बेसिकली पूरा शिक्षा से हम ये यहाँ पे देना चाहते हैं। इसी को मैं थोड़ा सा और फैलाकर आपको दिखाना चाहूंगा कि जब हम शिक्षा करें तो शिक्षा का पूरा कंटेंट क्या है। तो शिक्षा का पूरा कंटेंट है H1, H2, H3 अगर देखते हैं तो पहला भाग है ज्ञान विवेक विज्ञान। यही पूरा शिक्षा की बात है। अगर हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान में किसका ज्ञान, अगर आप ये पूछें तो संपूर्ण अस्तित्व का ज्ञान। तो संपूर्ण अस्तित्व सहअस्तित्व स्वरूप में है, तो सहअस्तित्व का ज्ञान। दूसरा, उस सहअस्तित्व में मैं भी हूं, तो मेरा ज्ञान, मेरे जीवन का ज्ञान। और तीसरी जो बात है, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। ये ज्ञान से ही मानव में एक मानव मानसिकता उदय होती है, या मानवीय मानसिकता, जो हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड है, वो सृजन होता है इस ज्ञान के फलस्वरूप में। तो शिक्षा का लक्ष्य अगर हम देखते हैं, पूरे शिक्षा का कंटेंट, यदि ये वाला भाग पूरा हुआ तो एक भाग हो गया। इसी ज्ञान को अगर हम व्यवहार में देखते हैं तो व्यवहार स्वरूप में वो ज्ञान हमको अखंड समाज के रूप में दिखाई देता है, जिसके अंदर हमारे जीने के 4 आयाम और 5 जो स्थितियां हैं उसमें पूर्णता चाहिए। तो 4 आयाम 5 स्थितियों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से, जो हमारा पार्ट 1 वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने रखा था। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा तो आपको ध्यान होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है, अगेन पार्ट 1 देखिए या फिर जीवन विद्या का अध्ययन करिए। उसमें आप 4 आयाम और 5 स्थितियां, जिसको 4 आयाम हमने जो देखा था उसमें अनुभव आयाम, विचार, व्यवहार और व्यवसाय आयाम, और 5 स्थितियां जो बताई थी, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र। तो इन 4 आयाम और 5 स्थितियों में क्या आ रहा है, यही जो यहाँ पे ज्ञान है इसमें आया। और इस तरह से हमारा जो व्यवहार वाला भाग है या H2 वाला भाग है, उसके अंदर अखंड समाज की बात करें। और यह जो ज्ञान विवेक है, जब वो व्यवस्था में उतर कर आता है ना, जिसको हम सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं, तो वहां पे 4 आयाम, 5 स्थितियां और उसके साथ साथ 5 सूत्री कार्यक्रम है व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जिसमें शिक्षा का एक कार्यक्रम है, शिक्षा संस्कार है ना, न्याय सुरक्षा का एक कार्यक्रम है, उत्पादन और कार्य का एक कार्यक्रम है, विनिमय कोष का एक कार्यक्रम है, स्वास्थ्य संयम का एक कार्यक्रम है। तो ये 5 कार्यक्रम का होना, तो पूरा जो शिक्षा का कंटेंट है अभी जो आपके बोर्ड में दिखाई दे रहा है, इतना ही है। इतना पूरा होने से पूरी शिक्षा हो पाई। इसमें एक भी छूटा तो शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा का कंटेंट जब हम डेवलप करने जा रहे हैं, और या थीम अभी बात करने जा रहे हैं, तो पूरी थीम में हम क्या कवर करने जा रहे हैं, इतनी बात कवर करने जा रहे हैं। इसीलिए शिक्षा दी जा रही है, और इतना होने से फिर कुछ छूटता नहीं है। तो ये जो हम लोग H3 एजुकेशन मॉडल कर रहे हैं, एक तरह से किसी को लग सकता है नई शिक्षा है भी, तो नई शिक्षा की बजाय ये कहना ज्यादा शिक्षा की, एक पूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं। इसमें लगभग आप देखेंगे तो जीने के सारे आयाम को वो छूता है, चाहे वो हमारे ज्ञान का भाग हो, विवेक का भाग हो या विज्ञान का भाग हो, हर एक चीज को छूता है। ठीक है। तो H1, H2, H3 में हम लोगों ने पहले वीडियो में, अगर ये थोड़ा सा मैंने उन लोगों के लिए रखा है जो नए हैं, तो हम लोगों ने बात किया था कि जो H1 है उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, SIQ का था, स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट, मतलब जो हमारा
आध्यात्मिक बौद्धिक क्षेत्र है वो है H1 में कवर हो रहा है, और H2 में जो पूरा कंटेंट है उसके अंदर हमारा सामाजिक और भावात्मक जो क्षेत्र है वो पूरा कवर कर रहे हैं। और जो H3 है उसके अंदर हम पर्यावरण, है ना, और साथ साथ हमारा जो फिजिकल डायमेंशन है, इन्वायरमेंटल फिजिकल डायमेंशन, सोशल इमोशनल डोमेन और स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल डोमेन, इस तरह से ये तीनों की पूर्ति है या तीनों की इसमें तृप्ति होती है, तीनों पूर्ण होते हैं। और यहाँ पे H1 में जब हम नई शिक्षा की बात कर रहे हैं तो इसमें इसके लिए जो ज्ञान है उसके लिए विचाराभ्यास, जो विवेक है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यवहाराभ्यास, और यहाँ पे हम फिर कर्माभ्यास। तो पूरी शिक्षा में जो हमने पार्ट 2 में जो वीडियो बताया था उसके अंदर टुवार्ड्स द एंड हम लोगों ने रखा था किस तरह से जो बच्चों की दिनचर्या होगी इस नए एजुकेशन मॉडल में, उसमें मॉर्निंग टू इवनिंग विचाराभ्यास भी है, व्यवहाराभ्यास भी है और कर्माभ्यास भी है। इन तीनों के संतुलन में ये पूरी शिक्षा है। तो एक तरह से बच्चों के अंदर समाधान केंद्रित या व्यवस्था केंद्रित विचार ये सृजन हो पाना, उदय हो पाना, साथ में जो विद्यार्थी हैं वो अपने परिवार में न्याय का प्रमाण प्रस्तुत कर पाए, न्यायपूर्वक जी पाए, ये दूसरा व्यवहार वाला भाग है। और जो तीसरा जो हम लोग भाग कह रहे हैं वो है एक परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था, एक हेल्दी लिविंग ह्यूमन सेटलमेंट, जिसके अंदर हम सभी मानव के लिए न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समृद्धि को इंश्योर कर पाए। तो ये मुख्य बात है। इसी को हम पहले वाले भाग को हम संस्कृति का भाग बताए थे, दूसरे वाले को सभ्यता का और तीसरे वाले को विधि और व्यवस्था का। अगर ध्यान से देखें तो जो यहाँ H1 है उसमें संस्कृति, व्यवहार में संस्कृति, सभ्यता, और जो हमारा लास्ट का पार्ट है व्यवस्था में संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था की एक सूत्रता। H1 में जहां ज्ञान का भाग है वो समझने समझाने का डोमेन है, और जो विवेक है वो सीखने सिखाने का डोमेन है, और जो विज्ञान का भाग है वो करने कराने का डोमेन है। और मानव लक्ष्य हम लोगों ने 4 देखा। मानव लक्ष्य को हम देखते हैं तो पहले वाले डोमेन में जो समाधान का लक्ष्य वो पूरा होता है, दूसरे वाले में हमारा जो अभय का लक्ष्य वो पूरा होता है, और तीसरे वाले में समृद्धि और सहअस्तित्व का लक्ष्य पूरा होता है। इस तरह से समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व चारों लक्ष्य पूरा होते हैं। तो ये ओवरऑल आपका पूरा कंटेंट। तो जब हम पूरे कंटेंट की बात कर रहे हैं तो इतना ही है जो हमने पीछे देखा यहाँ पे, और इसी को और फैला कर देखा तो यहाँ पे देख रहे हैं। सो दिस इज व्हाट द होल एजुकेशन इज ऑल अबाउट। अगर इतना होता है तो, और इसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने फिर अब बात आती है कि ये जो सारे पूरा क्यों नहीं हो पा रहे हैं, अभी क्यों नहीं हो रहे हैं, उसमें क्या दिक्कतें हैं, इसको करने में हम क्यों नहीं ध्यान पा रहे हैं। तो उसमें अभी देखेंगे तो सारे जो हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं वो सब सब्जेक्ट बेस्ड एजुकेशन है, और सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं अधूरेपन में है, उसमें पूर्णता नहीं है। तो अगर हम अब यहाँ पे सारे सब्जेक्ट देखते हैं तो जो मुख्य जो बात समझना है कि हम लोगों ने अभी क्या देखा, ऊपर जो हमारा कंटेंट है वो एक थीम बेस्ड कंटेंट है, और उस थीम बेस्ड कंटेंट को देने के लिए हमने सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे एज ए टूल्स यूटिलाइज किया है, और उसको हमने बहुत विस्तार से पहले वाले वीडियो में भी बताया था और दूसरे वाले में भी बताया था किस तरह से हम लोग थीम को केंद्र में रख रहे हैं, और उस थीम को पूरा करने के लिए सारे सब्जेक्ट हम उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अब सब्जेक्ट में क्या अभी अधूरापन है और क्या होने से सब्जेक्ट पूरा होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो विज्ञान है उस विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का अध्ययन होना। ठीक है, अभी विज्ञान जो है वो चैतन्य पक्ष का अध्ययन नहीं करा पा रहा है, ये एक अधूरापन है। ऐसे ही मनोविज्ञान के साथ संस्कार का अध्ययन होना, है ना, अर्थ के साथ शास्त्र के साथ जो प्राकृतिक संपदा है, जो हमारा तन मन धन है, उसका कंजर्वेशन कैसे हो, उसका संरक्षण कैसे हो, वो अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जो इतिहास और भूगोल उसके साथ मानवीयता का अध्ययन अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से सारे सब्जेक्ट है, इसको मैं हर पढ़ता नहीं हूँ, आप बाद में देख लेना। तो ये सारे सब्जेक्ट को हमको पूरा करना पड़ेगा तो ही हम आगे कुछ कर पाएंगे। अब ये सारे सब्जेक्ट पूरा करने से होता कि अगर हमने विज्ञान के साथ चैतन्य को अध्ययन किया,
है ना, मनोविज्ञान के साथ संस्कार पक्ष का अध्ययन किया, या दर्शन के साथ क्रिया पक्ष का अध्ययन किया, साहित्य के साथ तात्विकता का अध्ययन किया, तो इससे होगा क्या, इससे क्या होने वाला है? तो इससे जो होना है वो ये है, तो विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का यदि हम अध्ययन नहीं करते हैं तो उसका परिणाम हमको क्या दिखाई दे रहा है, वो है पर्यावरण असंतुलन, ये उसका परिणाम है, या ऋतु असंतुलन, खनिज में असंतुलन, वन में असंतुलन। तो हम प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। तो जो ये पर्यावरण में संतुलन है, जो ऋतु में संतुलन है, खनिज और वन में जो संतुलन है, ये तभी सुनिश्चित हो पाएगा जब हम विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का अध्ययन करेंगे। तो विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का अध्ययन करने के बाद ही मानव प्रकृति के साथ, मतलब पदार्थ अवस्था के साथ, प्राण अवस्था के साथ, जीव अवस्था के साथ संतुलन पूर्वक जीने योग्य हो पाएगा, अदरवाइज वो नहीं जी पाएगा। ऐसे ही जब अगर हम मनोविज्ञान देखते हैं तो अभी काफी डिस्टॉर्टेड मेंटालिटी आप अगर देखें, जो हमारे मूवीज हैं, किताबें हैं, या फिर एडवर्टीजमेंट आते हैं, उसमें हर जगह आपको कामुकता दिखाई देती है। और उसमें क्या दिखाई दे रहा है, ना तो कहीं मूल्य है उसमें, ना कोई एक चरित्र की बात है, ना कोई एक निश्चित आचरण की बात है ना। तो वो एक तरह से मानसिक अस्वस्थता को ज्यादा दिखाता है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मनोविज्ञान के साथ जो संस्कार पक्ष है उसका अध्ययन नहीं हो रहा है। तो मनोविज्ञान के साथ यदि संस्कार पक्ष का अध्ययन होता है तो हम एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड को इंश्योर कर पाएंगे, और हम परस्परता में भी निर्विरोधिता के साथ जी पाएंगे, हम मूल्यों का निर्वाह कर पाएंगे, हमारे अंदर हमारे संबंधों में मूल्य दिखाई देंगे। ये तभी होगा जब हम इस सब्जेक्ट को पूरा करें। ऐसे ही हम अगर अर्थशास्त्र देखते हैं तो अर्थशास्त्र के साथ भी यही है। तो अभी जो अर्थशास्त्र है उसके साथ हमने देखा कि हर जगह अभी अमीरी गरीबी बनी हुई है, शोषण बना हुआ है, प्रकृति का लूट खसोट भी उसमें शामिल है। लाभ और हानि के बगैर हम इकोनॉमिक को सोच ही नहीं सकते हैं। जब भी हमको प्रोग्रेस करना है लगता है प्रकृति का नुकसान होगा ही। तो इस तरह से बहुत सारी उसमें हम देख रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो इस इकोनॉमिक्स के साथ हम देख रहे हैं कि सभी मानव का प्रॉस्पेरिटी इंश्योर हो सकेगा। हम एक ऐसे विनिमय पद्धति में जा सकेंगे जो लाभ हानि से मुक्त है, और हम एक ऐसा उत्पादन प्रक्रिया को डेवलप कर सकेंगे जो प्रकृति के साथ पूरकता को बनाए रहते हुए निरंतर वो बना रहेगा, जिसको हम आवर्तनशील उत्पादन पद्धति बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसमें एक आर्थिक जो समानता का हमारा मूल चाहना है कि सभी लोगों को एडिक्वेट जो भी उस प्रॉस्पेरिटी के साथ जीने की जो चाहत है वो हर परिवार कर पाएगा इस नए इकोनॉमिक्स में। अगर हम यहाँ देखते हैं इस कंटेंट में, यदि हम यहाँ पे क्या है, एक मिनट, हाँ, समाजशास्त्र को देखते हैं तो अभी जैसे हमने बोला अर्थशास्त्र, तो पूरा अर्थशास्त्र जो है प्रॉफिट सेंट्रिक है। यदि हम समाजशास्त्र को देखते हैं तो पूरा भोग में लगा, भोग को बढ़ावा दे रहा है। अभी भोग की बजाय इसमें सामाजिकता का विकास है ना। तो जब हम समाजशास्त्र के साथ मानवीय संस्कृति, मानवीय सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो जाकर के एक सामाजिकता का विकास है। इसमें एक मानवीयतापूर्ण आचरण उभर कर आता है। हम अखंडता को देख पाते हैं समाज में, जो हमारा समाज अखंड है ही, उसकी स्पष्टता हो पाती है। हम सामाजिक नियमों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, हम मानवीयता को इंश्योर कर पाते हैं। तो इस तरह से वो हमारा सब्जेक्ट पूरा होता है। यदि हम आगे देखते हैं तो हमको सॉरी थोड़ा सा बढ़ाता हूं मैं। ऐसे इतिहास है, तो इतिहास के साथ जब हम मानव और मानवीयता का अध्ययन करते हैं तब हमको दिखाई देता है कि जो मानव के लिए असली सफलता क्या है, मानवीयता सफल कैसे होगी, हम जो ज्ञान विवेक विज्ञान जिसको हम समझदारी कह रहे हैं वो निरंतर कैसे बना रहेगा, वहां पे वो समझ में आता है। ऐसे साहित्य के साथ जब हम तात्विकता का अध्ययन करते हैं तब हमको समझ में आता है कि जो अस्तित्व में नियम कैसे है, नियंत्रण कैसे है, संतुलन कैसे है, न्याय कैसे है, धर्म कैसे है, सत्य कैसे है ना, ये हमको साहित्य में नहीं तो साहित्य में पर धन, पर पुरुष, पर नारी, है ना, इसी का सारा वर्णन हमको दिखाई देता है। तो इस तरह से हम सारे सब्जेक्ट में टूल्स के रूप में कर रहे हैं और उस सारे सब्जेक्ट की पूर्णता को पा रहे हैं, और उस सब्जेक्ट से हम S3 को, जो हमारा मेन पर्पज है, उसको हम अचीव कर पा रहे हैं।
अब बात आती है कि ये कैसे होगा, है ना? You want to speak little bit? बोलो ना। नहीं, मुझे अच्छा नहीं क्या करें। ठीक है, तो जो पूरी बात है, देखो हमको जब भी हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हमको रूट टू फ्रूट पूरी बात करनी होगी। अगर हम केवल बीज से बात करेंगे, जैसे बहुत सारी पद्धतियां आई, फॉर एग्जाम्पल मॉन्टेसरी पद्धति आई, फॉर एग्जाम्पल प्ले बेस्ड लर्निंग आया, फॉर एग्जाम्पल इंक्वायरी मेथड आ गया, डिस्कवरी लर्निंग आ गई, ये सारी बहुत सारी मेथोडोलॉजीज आते रहते हैं, बहुत सारी किताबें आती हैं, लेकिन जो उसका अल्टीमेट समाज का जो फ्लो है, जिधर जा रहा है, वो किधर जा रहा है? क्या अभी 100 साल तो हो गए लगभग ये नए नए पद्धति आते हुए, क्या उससे समाज जिधर जा रहा है उससे उसका दिशा मुड़ा? क्या नहीं मुड़ा। वो जिस फ्लो में जा रहा है उसी तरफ जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि हम रूट टू फ्रूट एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हम मिडल में कहीं एड्रेस कर रहे हैं, हम छोटे छोटे चीजों में बदलाव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम रूट टू फ्रूट पूरी बात कर रहे हैं। तो जो ये शिक्षा मॉडल में देखेंगे, रूट में क्या है? सहअस्तित्व है, जिसको आदरणीय ए नागराज जी ने दर्शन के स्वरूप में हम लोग के सामने प्रस्तुत किया है। तो रूट में सहअस्तित्व है, और जो फ्रूट है, जो उसका एंड हमको रिजल्ट चाहिए, वो है H3, और उसको पूरा करने के लिए हमारे पास लाइफ एसेंशियल थीम है जो उसको कनेक्ट करता है। अगर ये हम बात स्पष्ट होती है तो हम समझ में आएगा कि लाइफ एसेंशियल थीम इज ए वेरी क्रूशियल पार्ट। उसी से फिर हम फल तक पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। और जो लाइफ एसेंशियल थीम है, वो सारा बेस कहाँ पे है? वो सारा बेस है सहअस्तित्ववाद जो दर्शन है, उसके अंदर वो रूटेड है, उसके अंदर वो बेस्ड है। तो हम लोग इस बात को समझें कि अगर हम मान लो इस शिक्षा मॉडल को एज ए, अभी तो हम मान रहे हैं कि सेफ एजुकेटर्स में जो लोग आए हैं उसमें से अधिकांश लोगों ने किया, अगर ये जिन लोगों ने नहीं किया है तो मैं फिर से निवेदन करूं कि आप सहअस्तित्ववाद से परिचित होइए, क्योंकि इसके परिचय के बगैर आप इस फल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ये जो कनेक्टिंग लिंक है लाइफ एसेंशियल, उससे भी आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो लाइफ एसेंशियल थीम में हम लोगों ने 30 थीम की बात की थी, जिसमें हमारा जो है मुख्य कंटेंट। हाँ, तो जो होल्ड ऑन जस्ट थोड़ा छोटा है आपके लिए। या एनीवे, तो Sorry. थोड़ा सा छोटा लाइफ एसेंशियल जो थीम है, तो उसमें H1, H2, H3, और उसमें हमने पार्ट 1 में बताया था कि बीइंग, फीलिंग, डूइंग, है ना। तो पहले भाग में हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी प्लेनेट, इसकी बात कर रहे हैं। इस वाले भाग को दूसरी भाषा में कह रहे हैं हार्मनी विद इन, हार्मनी विद ईच अदर, हार्मनी विद द एनवायरनमेंट, है ना। और इसमें क्या हो रहा है कि पूरे अस्तित्व में एक व्यवस्था है, इसमें अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था। ये बेसिकली लाइफ एसेंशियल थीम का पूरा ये है। और जो हम लोग दे रहे थे 30 थीम की बात, तो H1 में हम लोगों ने 6 थीम रखा है। तो जैसे हमने कहा कि विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का अध्ययन, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक जैसे एक थीम है फिजिकल, केमिकल एंड कॉन्शियस फंक्शन। तो जब हम भौतिक रासायनिक क्रिया को अध्ययन कर रहे हैं तो कॉन्शियस फंक्शन को बगैर रखे वो पूरा नहीं हो पाता है। तो जो भी हम लोग वहाँ सब्जेक्ट में देखे, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर्ड है, इसके अंदर समाहित है। ऐसे टुगेदरनेस, माइंड एंड हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, तो जब हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम उसको कवर कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम विज्ञान की बात कर रहे हैं तो इधर ये जो प्रकृति है वो विज्ञान से ही जुड़ा हुआ है, तो वो उसको हम कवर कर रहे हैं। जब हम दर्शन की बात कर रहे हैं तो सहअस्तित्व जो है, पूरे अस्तित्व में क्या व्यवस्था है, कैसे है, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसी दर्शन में जो हमारा रियलिटी, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, ये सब दर्शन के ही हिस्से हैं। तो ये जो थीम है, इस थीम के अंदर वो सारे सब्जेक्ट का समावेश किया गया है। ऐसे ही हम जब समाज शास्त्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे संबंध है, भाव है, परिवार है, समाज, पूरकता, ये सारा समाज शास्त्र का हिस्सा है, या सेलिब्रेशन, ये सब समाज शास्त्र के ही हिस्से हैं। तो ये ऐसे ही जब हम बात कर रहे हैं, जैसे अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, या फिर इतिहास की बात कर रहे हैं, या फिर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि जब हम पूरे कंटेंट की बात कर रहे हैं तो एक जगह पहले H में मानव मानसिकता की बात कर रहे थे,
दूसरे भाग में अखंड समाज की बात कर रहे थे, तो तीसरे भाग में सार्वभौम व्यवस्था की बात। सार्वभौम व्यवस्था में हमने देखा जो हमारे जीने के 4 आयाम, 5 स्थिति और उसके अंदर 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम। तो जो 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम है, जिसमें हम शिक्षा का कार्यक्रम बता रहे थे आपको, या स्वास्थ्य का कार्यक्रम, तो ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ पूरा है। ऐसे ही उत्पादन से जुड़ा हुआ पूरा ये 5 है ना। इसी के अंदर फिर साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ, ये भी इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, इसी सारे थीम के अंदर। ऐसे ही अर्थशास्त्र इसी के अंदर इंटीग्रेटेड है, इतिहास, भूगोल इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, नागरिक शास्त्र जिसको कह रहे हैं वो इंटीग्रेटेड है, पॉलिटिकल साइंस वो भी इंटीग्रेटेड है। तो इस तरह से सारे जो है 30 थीम के अंदर सारी बातें आ जाती हैं। यहाँ पे विनिमय और की बात करें, न्याय की बात करें, अगर हम लॉ की बात करें तो इसके अंदर आ सकता है। तो ये जो 30 थीम है, 30 थीम के अंदर वो सारे सब्जेक्ट समाहित हैं, ठीक है। तो इस तरह से 30 थीम की पूरी बात है। अब जो मुख्य बात आपको फिर से एक बात समझनी है कि जो 30 थीम है उसको हम ले क्यों रहे, और थीम बेस्ड एजुकेशन नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा। थीम बेस्ड एजुकेशन देने से होता क्या है, तो जो थीम बेस्ड एजुकेशन है उसका प्राइमरी जो गोल है वो है चेतना में विकास। चेतना में विकास के लिए थीम बेस्ड एजुकेशन है। तो सारा जो थीम इस तरह से डिजाइन है कि हर थीम से चेतना में विकास होता है। और चेतना में विकास का क्या मतलब है, तो एक तरफ जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं उसमें लिखा है जो हमारा अविकसित चेतना या जीव चेतना या लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से ये एक पूरा स्थिति हमको दिखाई दे रही है। और जब हमारे चेतना में विकास होता है तो हमको राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो दिखाई देता है। तो बेसिकली चेतना में विकास से हम जो समस्या है उससे समाधान की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही जो हमारे अंदर डिवाइसिव मेंटालिटी है ना, जो विखंडनवादी मार्ग से, उसके बजाय में हम अखंड समाज की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही जब हम सिस्टम बना रहे होते हैं तो बहुत ही फ्रेगमेंटेड सिस्टम बनाते हैं। तो इसमें हम एक सिस्टम ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन, सार्वभौम व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जब चेतना का विकास होता है तो इससे वो क्या आता है, इधर अन्याय है, इस तरफ न्याय की बात है, इधर अव्यवस्था है, इधर व्यवस्था की बात है, इधर असंतुलन है, इधर संतुलन की बात है, इधर आवेश है, इधर स्वाभाविक गति है। तो आवेशित गति, स्वाभाविक गति, इधर अभाव है, इधर भाव है, इधर भ्रम है, इधर निर्भ्रमता है, इधर गरीबी है, दरिद्रता है, इधर समृद्धि है ना, अबंडेंस है, इधर अजागृति है, इधर जागृति है, इधर अज्ञानता है, इधर ज्ञान विवेक विज्ञान है, इधर सब कुछ बहुत ही संकीर्णता है, इधर विशालता और पूर्णता है। तो ये बेसिकली बदलाव है। शिक्षा का मतलब ये कि हम जीव चेतना से या लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से हम मानव चेतना में ट्रांजिशन होना मेरा, इसके लिए शिक्षा है। और ये तभी हो पाएगा जब हम सब्जेक्ट की बजाय थीम बेस्ड एजुकेशन को करते हैं। जो सारा सब्जेक्ट है, अभी जैसे जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं, जो भी हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप देखिए आपके बच्चे मान लो कक्षा 2 में होंगे या कक्षा 1 में होंगे या 5 में होंगे, अगर वो बच्चा आज जो शिक्षा ले रहा है उसको यूटिलाइज 20 साल बाद करेगा, ये शिक्षा में हम जाएंगे तो 20 साल बाद दुनिया कैसी रहेगी, हम कितनी निश्चितता के साथ कह सकते हैं। वो उस बच्चे का क्या भविष्य बनेगा, हम कितनी निश्चितता के साथ कह सकते हैं। मेरे हिसाब से आज जब हम जी रहे हैं ना, एक मोस्ट कह लो डिसाइसिव डेकेड्स में हम जी रहे हैं। हमको कुछ निर्णय करने पड़ेंगे और हमको लाइफ में चाहिए एक निश्चितता, स्थिरता है ना, सातत्यता, ये हमको चाहिए। और उसको पाने के लिए वो तभी संभव है जब हमारी चेतना में विकास होगा। तो पूरी शिक्षा में जो मूल जो बात है वो चेतना का विकास। चेतना में विकास होने से ही फिर वो सारी चीजें हमको जो पाना है मिलेगा। और उस चेतना में विकास के लिए क्या करना है, तो मूल जो बात है चेतना में विकास, तो इस शिक्षा के माध्यम से हर बच्चे में कैसे मानवीय मानसिकता उदय हो, है ना, उसके अंदर मानवीय दृष्टि उदय हो, मानवीय स्वभाव उदय हो, मानवीय विषय उदय हो, तो जाकर के एक हम समृद्धिपूर्ण है ना, समाधान और समृद्धिपूर्ण जो है
समाज को हम देख पाएंगे। तो हमारे अंदर वो समाधान आ जाए, हमारे परिवार में समृद्धि आ जाए, हमारे समाज में अभयता हो जाए, धरती पे संतुलन आ जाए, इस तरह से पूरी एक थ्राइविंग अर्थ हम देख पाएंगे। वो तभी होगा जब हम मानवीय शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। तो ये एक मोटा-मोटा बात है, और यहाँ पे हम लोग ये कहना चाहते हैं कि इस थीम को हम ला क्यों रहे हैं, इसकी प्रासंगिकता क्या है, क्यों ये रेलेवेंट है, क्यों हमको सब्जेक्ट के बजाय थीम बेस्ड एजुकेशन देना चाहिए, इस वाले सत्र में हम लोग इसको आपको रखना चाहते थे। ठीक है, अब थोड़ा समय हम लोग लेंगे केवल क्वेश्चन आंसर के लिए, क्योंकि समय तो हो गया काफी, 20 मिनट बाकी बचा हुआ है, तो थोड़ा हम लोग क्वेश्चन आंसर के लिए लेते हैं। और आप लोगों के लिए थोड़ा सा फीडबैक क्वेश्चन रहेगा। एक और जरूरी बात करनी कि थोड़ा सा मेरी श्रीमती जी नियोमी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहा पिछले कुछ दिनों से, तो हम लोग जितना इसके ऊपर समय देकर तैयारी करना चाहिए था उतना हम लोग नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि ये घर में अभी है इसी स्थिति, तो आगे उसको और ठीक से किया जाएगा। आपको हम लोग फीडबैक के लिए क्वेश्चन भी देंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें, तो ये सारे आपके सामने क्वेश्चन रहेंगे, आप उसको देखना और उसमें आप फीडबैक देना जो आपको देना है। ठीक है, तो हम लोग अभी कुछ थोड़ा सा शेयरिंग कर लेते हैं। अभी हम लोग एक एक आदमी है ना अपना हैंड है वो रेज कर ले। जो हैंड रेज करेंगे वहाँ पे महेंद्र भैया जिन जिन को अनम्यूट करते जाएंगे वो लोग फिर अपना है ना बात बोल देंगे, महेंद्र भैया उसका जवाब दे देंगे। एक एक करके महेंद्र भैया अनम्यूट करेंगे तो होगा। आप अपना हैंड रेज कर दीजिए। अच्छा, मुझे करना है? हाँ, अनम्यूट आप कर दीजिएगा। आप है ना जिन जिनको आप चाहो ना, मान लीजिए 5 है तो आप जैसा चाहो उनको अनम्यूट करते जाइएगा। तो आप लोग अपना हैंड है वो रेज कर सकते हैं, या सबको खोल दें, कोई भी कर सकता है। हाँ कर, क्योंकि मेरे तरफ से मुझे मालूम नहीं कैसे। ठीक है, तो हम लोग ये कर देते हैं। अविनाश भाई, जो मैंने रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ था वो रेस्ट्रिक्शन खोल देते हैं। जी 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 बिल्कुल। हाँ, आप प्रश्न पूछिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है ना, हम लोग एक बहुत ही मौलिक बदलाव की ओर जा रहे हैं इस पूरे शिक्षा मॉडल में, जिसमें हम जो मेन है कंटेंट ही बदल रहे हैं, है ना। तो आप क्वेश्चन बिल्कुल पूछिए, और जो भी प्रश्न है आप सभी प्रश्न का ना हम लोग स्वागत है। 1 मिनट, क्या लिखा है यहाँ पे? हेलो। हाँ जी, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। हाँ, और साहब 2 मिनट रुकिए, निमिषा बहन। भैया नमस्ते। हेलो, नियोमी जी को भी नमस्ते। हाय, नमस्ते दीदी जी। अब ये पूरा एकदम बढ़िया काम तो हो ही रहा है, लेकिन डायरेक्टली एप्लीकेशन कहाँ से किस तरह से किया जाए उसका एक व्यू किया जाए तो थोड़ा हमारा एक लंबा एक व्यू बने और किस तरह से डायरेक्ट एप्लीकेशन हो सके। अभी हमारे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, तो वो थोड़ा एक जानना है। ठीक है, देखिए हम बाकी तो जो 14 जनवरी को हम लोग ले आ रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, उसमें सारा लेसन प्लान ये सब रहेगा। लेकिन उसको हमको करने के लिए ना पहले कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जिस शिक्षा पद्धति से होकर गुजरे हैं उसमें विषय बहुत ही डोमिनेंट है। बल्कि ये कह लीजिए कि जो जीवन का लक्ष्य है और विषय है वो दोनों गुत्थम गुत्थी है। जैसे मान लीजिए, फर्ज करिए कि किसी से पूछिए स्कूल में जाइए आपको क्या बनना है जीवन में, तो कोई बोलेगा मेरे को डॉक्टर बनना है, कोई बोलेगा इंजीनियर बनना है। तो उसके जीवन का लक्ष्य ही बन गया है डॉक्टर बनना, और उस डॉक्टर बनने के लिए एक सब्जेक्ट भी है मेडिकल साइंस। इंजीनियर बनने के लिए एक सब्जेक्ट है ना, इंजीनियरिंग आप एक कोर्स कर सकते हैं। तो अभी जो सब्जेक्ट है वही मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया है। अब उसमें एक फंडामेंटल हम लोग सैकड़ों साल से उसमें जा रहे हैं। सो वी आर शिफ्टिंग कि डॉक्टर बनना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य सभी मानव का एक शेयर्ड लक्ष्य है, वो है समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व।
अब उस समाधान संपत्ति अभ्यस्त अस्तित्व को हम देखते हैं तो वो एक प्रयोजन से जुड़ा है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अंदर मेडिकल भी जरी मतलब स्वास्थ्य संयम भी एक आयाम है, उसके लिए डॉक्टर भी चाहिए तो डॉक्टर भी बनेंगे। और इस थीम में एक प्रोविजन है कि इसमें आप जब बच्चा जाएगा तो मेडिकल साइंस में जा पाएगा, क्योंकि थीम के अंदर उस तरह का। तो पहले अगर कॉन्सेप्चुअली हम लोग सेट कर लेते हैं तो जब हम लोग 14 जनवरी को ले आएंगे, हमें मानकर चलने कि इसमें जो लोग हैं वो लोग हैं जो धीरे धीरे सेल्फ एजुकेटर्स की ओर बढ़ना चाहते हैं या S3 एजुकेटर्स की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो अगर कॉन्सेप्चुअली हम लोग ठीक रहेगा तो जब 14 जनवरी को चीजें आएंगी तो फिर हम लोग उसको समाज को देने योग्य बन पाएंगे। या जैसे अहमदाबाद में कुछ होगा, 10 परिवार मिलेंगे, 20 परिवार मिलेंगे, तो हम लोग उनको ठीक से दे पाएंगे, बिकॉज वी आर क्लियर व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर। मुझे भी कुछ कहना है, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। एक एक करके खोल रहे हैं, तो पहले गौर साहब बोल लीजिए। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। जितनी बातें भैया ने बताई एब्सोल्युटली वंडरफुल। दूसरे लोग अभी चुप रहेंगे कृपया। जितनी बातें भैया ने बताई इट वाज एब्सोल्युटली फैबुलस। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है। आप दोनों को मैं वर्ड ऑफ थैंक्स देता हूँ। हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन मैंने देखा, इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया का कॉम्बिनेशन मैंने देखा, लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन देखा। इट्स ऑल प्लेजेंट एंड सरप्राइजिंग एंड वंडरफुल थॉट। लेकिन एक बार फिजिकली सोच करके देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1-2 मिनट ज्यादा। हम हर चीज को इंडिविजुअली बात करते हैं, वर्क को नेटवर्क में ले जाते हैं। हम एक लाइन का फॉर्मूला क्यों नहीं निकाल सकते कि हमारे देश में सारे के सारे मोदी बन जाए? सारे के सारे मोदी बन सकते हैं यदि आपको दौलत बनाने का फॉर्मूला मिल जाए। आपके आसपास देखिए, आप जैसे लोग नहीं हैं, तो अपने जैसे लोगों की संख्या बढ़ाना है तो संगठन बनाइए। और जो लोग आप जैसे लोग नहीं हैं वो तो आपको जीने नहीं देंगे। गवाह हमारी पिछली पीढ़ियां हैं। आज की डेट में बात खत्म करूंगा। मैं इंजीनियर हूं, आपको नहीं बना सकता, लेकिन एक अच्छे सोसाइटी की कल्पना कर सकता हूं। मेरे पिताजी गांव से आए थे, उनको भी किसी ने भरमा दिया कि बेटा तू पढ़ाई कर लो। वो पढ़ने चले गए, बड़े धुरंधर निकले। मुझे फक्र है, संस्कृत, ज्योग्राफी, सारे वेद पुराण उनके सोचे समझे थे, मैं आज तक नहीं जान पाया। क्लोजिंग ये है, जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप पढ़ने क्यों आए, उनके पास जवाब नहीं था। मैं इंजीनियर हूँ, IIT इंजीनियर हूँ। हमने एक समूह में मुझे अभी शामिल होने का मौका मिला जहाँ पर दोनों चीजें कंबाइन हो रही है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं ये मिलकर के पुराने कल्चर को वापसी कर रहे हैं जो भैया ने प्रमोट किया। इससे वंडरफुल थॉट। हम चाहेंगे भैया आपका एक लिंक, आपका एक प्रेजेंटेशन IITians बैठ के सुने तो शायद आपके सोचने समझने में 4 चांद लग जाएंगे। शुभकामनाएं आपको देंगे, क्योंकि आप यंग माइंड है, बड़ी चीज सोच रहे हैं। और दूसरी कल्पना जो मेरी है, आपकी एज ग्रुप का एक बच्चा मुझे और मिला जिसने 2800 टाउन क्रिएट करने का सपना पाल लिया। 2025 तक पूरा कर लेते हैं भैया जी। तो जस्ट यही मुझे कहना था कि मैं समझ चुका हूं मैं किधर चल रहा हूं। आप यदि वहां चलते हो तो आप वहीं पहुंचोगे जहां हम पहुंच चुके हैं। तो वो गलती ना कीजिएगा। उनको समझने के लिए जो आप जैसे नहीं हैं वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि आप जीवित रहें। ये रूल है रूलर्स का, और इससे ज्यादा समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं कुछ लोग वैसे हैं, कुछ ऐसे हैं। इशारा काफी है। थैंक यू, मैं अपनी बात कह दिया। आप बात को आगे बढ़ाइए। मुझे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ठीक है, अच्छा, नमस्ते। राजीव भैया आप बोलिए। राजीव अग्रवाल जी। नमस्ते भैया। महेंद्र भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। भैया मेरा सवाल 2-3 सवाल है, मैं पूछना चाहूँगा कि जो आपने ये एसेशनल थीम्स बताई है, लाइफ एसेशनल थीम्स, तो जो जीवन मूल्य जो और हमारे व्यवहार मूल्य है 30, क्या ये वही है?
उसमें है ना, हाँ उस एक थीम में जिसमें हम संबंध, भाव और परिवार कह रहे हैं, उसके अंदर सारे मूल्य समाहित हैं, उस वाले थीम। तो मतलब ये 30 मूल्य अलग हैं और ये 30 जो थीम्स हैं ये अलग है, मतलब मेरा नहीं, समझा। हाँ जो सारे मूल्य हैं ना, वो एक थीम में है। एक थीम, कौन सी थीम है भैया वो? संबंध, भाव और परिवार। परिवार 7वां नंबर का, ठीक उसके है। अंदर सारे मूल्य हैं। तो भैया एक सवाल और, जैसे कि जो आप ये ला रहे हैं शेप का, तो क्या किसी स्कूल ने आपसे कांटेक्ट भी किया? जैसे दिल्ली में मैं रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक लिस्ट ऐसी दे दीजिए कि वो स्कूल्स ने कांटेक्ट किया था, कि मैं भी अपने बच्चों के लिए उन स्कूलों से कांटेक्ट कर सकूँ। हाँ, अभी तो शुरुआत ही किया, 2 महीने पहले बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया है और धीरे धीरे होगा। काफी लोग उसमें, अभी तो अपने विद्या परिवार में ही बहुत सारे लोग हैं जिनके बीच में बात रखनी थी, उन सबके बीच में बात हुई है और काफी लोग हैं जो इस पे करना चाहते हैं, तो करेंगे। ठीक है। एक सवाल और, कि जैसे आपने बताया कि इस थीम में सारे ही वो सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो जैसे जिस मेरी रुचि अकाउंट में है, किसी की डॉक्टरी में, मेडिकल में, तो क्या वो बच्चा इस थीम को करके सभी क्षेत्रों में एक्सपर्ट या हो सकता है? सभी क्षेत्रों में तो होता नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा, ये सारे थीम केवल 12वीं तक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का अपना एक सेटअप है, हम उसके लिए प्रपोज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। उसमें क्या होगा कि दर्शनवाद, शास्त्र, संविधान, परिभाषा, संहिता, ये इंक्लूडेड हो जाएगा यूनिवर्सिटी में आगे चलकर। अब इस थीम में जैसे मेडिकल में है, उसके अंदर 2 थीम हमने रखा था, जिसमें शरीर की व्यवस्था और स्वास्थ्य, हेल्थ एंड वेलनेस वाला थीम है। या अकाउंटिंग की बात आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक्सचेंज एंड फेयरनेस ऐसे नाम का एक थीम है। और क्या मैनेजमेंट आपने बोला या क्या बोला, जो भी बोला, आप देखोगे तो उसके अंदर थीम में वो समाहित है। मान लो आपको फिजिसिस्ट बनना है, तो उसके अंदर विज्ञान का एक पूरा थीम है, जिस भी विधा में जाना चाहते हैं। मान लो फिल्म मेकिंग में जानी है, तो उसके अंदर एक कम्युनिकेशन नाम से एक थीम है, उसके अंदर फिल्म मेकिंग में जा सकते हैं। तो जैसे कि आपने बताया 12वीं क्लास तक जो है बच्चा फिर भी एक थोड़ा थोड़ा करके सभी सब्जेक्टों में सीख सकता है। हाँ, देखिए, थोड़ा थोड़ा तो सीखता ही, सभी के बारे में सीखता है, तभी तो सभी के प्रति सम्मान होता है। नहीं तो पता चला सब खाली डॉक्टर बनना चाहेंगे या इंजीनियर बनना चाहेंगे। बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अगला प्रश्न अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्ते भैया। नमस्ते ये भैया। क्वेश्चन मेरा ऐसा क्वेश्चन था कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अभी 10th में है, मतलब जो उसकी जीवन के 10 साल वो पढ़ाई के निकाल चुका है, तो क्या वो बीच में इसको ऐड कर पाएगा, बीच में इसको इससे कनेक्ट कर पाएगा? क्या पॉसिबिलिटी होगी इसके लिए? भैया देखिए, ये बहुत ही अभी कठिन हो जाएगा ऐड करना। और to come in the middle, इसके हाँ, बीच में आना। इसमें क्या है कि देखो, कोई भी शिक्षा है ना, क्रम से है। शिक्षा का मतलब ही तक क्रम से है। अभी भी हम गणित पढ़ते हैं, तो जब हम मान लो 11वीं 12वीं में मान लो कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे का एक बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे ना शिक्षा एक क्रम में ही है। हाँ, लेकिन ये मान सकते हैं कि 4वीं 5वीं 6वीं से लोग उसमें जा सकेंगे। मान लो जो 1 2 3 4 नहीं किए हैं, फिर भी उनको हम रिकवर कर सकते हैं। हाई तो स्कूल भैया, के लिए यही है कि वो फिर जीवन विद्या शिविर करें। हाँ भैया, एक सजेशन था कि ऐसा कुछ मॉड्यूल रखा जाए जिससे रिफ्रेशर कोर्स या पीछे का कोर्स भी वो कर पाए। नहीं, वही मैं बोलने जा रहा हूँ आपको। तो वो क्या हो रहा है कि हाई स्कूल के बाद से क्या हो रहा है, हम लोग रखे हैं कि एक हम लोग जीवन विद्या का शिविर, दूसरा हम लोग एक प्रोग्राम लाने जा रहे हैं, उसका नाम है सेफ फेलोशिप, विच विल बी 1 ईयर कोर्स। क्या हो रहा है कि हाई स्कूल में ना पहुंचने पे बच्चा बहुत टारगेटेड है। अब उसको किसी इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है या यूनिवर्सिटी में, अब वहां पे ऑलरेडी वो बहुत टाइट है अपने एजेंडा को लेकर। अब आप उसमें नए देंगे ना तो आसान नहीं है, उसको कुछ और तैयारियां करनी पड़ती हैं उस समय। तो उस समय वो 1 साल का अगर चाहे तो गैप ईयर ले सकता है, मतलब फेलोशिप में आ सकता है, और उस 1 साल के फेलोशिप में लगभग उसको पूरा एक ओरिएंटेशन हो जाएगा वहां से, और फिर यूनिवर्सिटी में वो कनेक्ट हो सकता है। ये एक प्रोग्राम है। फिर उसी के साथ हाई स्कूल के बाद हम लोग एक 5 साल का कोर्स लाने जा रहे हैं, उस पर तैयारी कर रहे हैं। वो होगा बीए बीएड, मतलब वो 12वीं के बाद। तो बीए बीएड कंबाइंड होगा। वो उसकी बात फिर कभी रखेंगे कि उसके अंदर लिबरल स्टडीज, मतलब जो ग्रेजुएशन है वो
साइंस एंड आर्ट दोनों में हो जाए, साथ में बीएड की डिग्री मिले, वो एक अपन लोग कोर्स का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन फेलोशिप कैन बी वन ऑफ द प्रोग्राम टू ज्वाइन। बाकी लोगों के बीच में एक क्रम पहचानना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने समीर भाई, आप अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए। समीर पांड्या जी। जी नमस्कार महेंद्र भैया और नवमी दीदी और सभी प्रेक्षक मित्रों को मेरा परिचय दे दूं। आई एम समीर पंड्या फ्रॉम KJIT कैंपस। आई एम कॉलिंग फ्रॉम सावली वडोदरा इन गुजरात। वी आर लोकेटेड एट अ विलेज सावली इन वडोदरा। मेरा प्रश्न, हमारे यहाँ पर एजुकेशनल कैंपस है, कभी तकरीबन अभी 2500 बच्चे अपने वहां पढ़ रहे हैं और KG से लेके कॉलेज तक की सुविधा है अपने कैंपस में। कॉलेज के मैनेजमेंट लेवल पे हमने और प्रिंसिपल लेवल पे अलग अलग लोगों ने जीवन विद्या के शिविर किए हुए हैं। सभी शिक्षकों का प्राथमिक परिचय शिविर भी हो चुका है। मतलब जो टीचिंग कम्युनिटी इन आवर कैंपस जो है वो इस विषय से प्राथमिक परिचित है। अब मेरा प्रश्न ये है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में इसे कैसे दाखिल करेंगे। मतलब सिलेबस और सब्जेक्ट जो है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और वही हमें चलाने हैं, क्योंकि मंजूरी वगैरह जो है वो उन्हीं से मिलती है। तो इन चीजों को ब्लेंड कैसे कर पाएंगे हम लोग, उस दिशा में स्पष्टता नहीं है हमारे पास। बहुत बढ़िया। एक्चुअली ये बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है समीर भाई जी का। तो समीर भाई जी, क्या हो रहा है कि जो हम लोग बात कर रहे थे, पीछे भी बात कहा था कि हमको जो गवर्नमेंट ने, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने जो भी कैरिकुलम तय कर रखे हैं, लर्निंग आउटकम तय कर रखे हैं, वही देना है। लेकिन अब उसको हम एक नए परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़ कर दे रहे हैं। तो जब बच्चा, मान लो अगर आपके स्कूल में कभी हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जैसे आपने एक स्कूल चुन लिया, कोई भी स्कूल चुन लिया, मान लो एलिमेंट्री को चुन लिया, उसमें हमको करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि एक स्कूल में, एक विद्यालय में आप केवल थीम बेस्ड एजुकेशन दीजिए। अब गवर्नमेंट आपको जब भी जांचने आएगी, जो गवर्नमेंट अभी नई जो पॉलिसी बनाई है उसमें ये लिखा गया स्पष्ट कि वो कोर नॉलेज उसको होना चाहिए बच्चे को। तो जो भी गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग लर्निंग आउटकम है, इसके अंदर एम्बेडेड है, इसके अंदर इंक्लूडेड है। मतलब आप जब थीम को पढ़ेंगे तो आपका मैथ, आपका लैंग्वेज, आपका साइंस, आपका सोशल स्टडीज, ये भी उसके साथ हो रहा है। और मैं मानता हूं कि वो जो अभी दे रहे हैं, अभी तो बहुत ताकत लगाने पे 100% रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, शायद उसमें भी और बेहतर करेगा वो। मतलब एग्जिस्टिंग जो सब्जेक्ट है ना, उसमें भी और अच्छा करेगा। तो कल मान लो कि कल गवर्नमेंट आती है, पूछती भाई बच्चों को क्या पढ़ाया, तो जितने सब्जेक्ट है सारे आपने पढ़ाया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। आप गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, एकदम आराम से इसको करिए। और करने से क्या होगा, आपके रिजल्ट बेहतर आएंगे, नंबर 1। दूसरा, गवर्नमेंट के को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके सारे लर्निंग आउटकम हमने एड्रेस कर लिए हैं। दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट लुकिंग फॉर। जी धन्यवाद, धन्यवाद भैया। नेक्स्ट रश्मि बहन। रश्मि बहन अपने आप को अनम्यूट कर ले। नमस्ते भैया जी, मैं नेतल अग्रवाल बोल रही हूँ, रश्मि जी की डॉटर। तो ये जब से यहाँ पर लॉकडाउन हुआ है, बस तभी से मैंने जीवन विद्या परिचय और आपके H3 के जो भी है वो सब पढ़ा है। और मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। इस साल मैं अपना MBA फाइनेंस करने चाह रही थी, पर अब ये सब पढ़ने के बाद मेरा ऐसा मन बन रहा है कि वो ना करके एजुकेशन फील्ड में ही कुछ किया जाए, और यही आज की जरूरत है और इसी में हमने काम करना चाहिए। वाह, क्या बात है। तो उसी संदर्भ में आपसे थोड़ा गाइडेंस चाहती हूँ कि क्या करना है और what is the exact way to do this and finally where will be reaching, and like I just want to get a better clarity of the picture. बहुत बढ़िया। आई थिंक देखिए, एक तो आपको जो करना है, बीएड का जो भी सामान्य कोर्स होता है उसको करना ही चाहिए आपको। वो डिग्री जरूरी है, उसके बगैर हम लोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि इसकी एजुकेशन, जैसे जैसे अभी जनवरी में ही काफी चीजें इसमें हम लोग ले आने वाले हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि कैसे आपको स्कूल में देना है। और साथ साथ बहुत सारे स्कूल अभी इसको अपनाने वाले भी हैं। अभी जैसे समीर भाई बात कर रहे थे कि उनके यहाँ एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, किंडरगार्टन टू अप टू यूनिवर्सिटी उनके यहाँ चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये अध्यापक उस तरह के चाहिए। सो यू कैन ज्वाइन दोज इंस्टीट्यूशन एंड यू कैन स्टार्ट समथिंग। अब ये शिक्षा केवल शिक्षा नहीं है,
ये अपने में पूरा एक जो मानव जाति का जो फ्लो है ना, जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, है ना, डिस्ट्रक्शन की ओर, उससे अलग हट करके एक नए दिशा में की ओर जाने की बात है। तो जो धरती की दशा है और जो मानव जाति की दिशा है, उन दोनों को बदलने वाली चीज है। तो मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है ना, सराहनीय बात है। मेरे ख्याल से तो शिक्षा से बड़ा अभी कोई कार्य नहीं है। जो सबसे बड़ा काम है वो एजुकेशन है। तो आप ना इसमें जुड़िए, आप जुड़े रहिए, और उमेद भैया अपने हैं ही, आप उनका संपर्क है, और आप और अच्छे से जुड़िए। बल्कि आपको हम लोग, अगर आप इतना उसमें निष्ठान्वित है, तो उसको हम लोग कुछ और प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अलावा, उसमें भी आपको शामिल कर देंगे। और आप बिल्कुल आराम से जुड़िए, और हमको लगता है कि 1 साल के अंदर ही सारे प्रोग्रेस को आप देख पाएंगे। कहीं से आप बीएड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं भी पढ़ाने जाएंगे ना, दे नीड दिस क्वालिफिकेशन, अदरवाइज इट कैन नॉट हैपन। बिल्कुल भाई। मैं रश्मि जी को एक अलग सलाह देना चाहूंगा, यदि आप मुझे अलाउ गौर करें साहब, इस फोरम अभी में। नहीं गौर साहब, आपको मौका मिलेगा बाद में, अभी नहीं। अभी नेक्स्ट दिनेश दत्त जी। इसमें से पहले से एक बीएड से जुड़ा हुआ एक कमेंट आया था नीलम शाह जी का, कि क्या बीएड करना है वो कंपलसरी है क्या सेफ एजुकेशन के लिए? महेंद्र भैया इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए अभी क्या हो रहा है कि जो नई शिक्षा नीति आई है, धीरे धीरे क्या होगा कि सभी को शिक्षा नीति को पालन करना पड़ेगा। तो अभी तक इंडिया में क्या रहा है कि जब आपको कुछ नहीं मालूम है तो आप कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्कूल खोल सकते हैं। तो जिनको कोई काम नहीं है वो स्कूल खोल सकता है। अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि बदलाव आएगा इंडिया में, जैसे अभी बाकी जगह भी बदलाव आ चुके हैं, इंडिया में भी आने वाला है। तो जब आप शिक्षा में जुड़ेंगे, आप अगर अपना भी स्कूल खोलेंगे, तो लोग यही पूछेंगे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब आप हैव यू गॉट सर्टिफिकेट और नॉट, दिस विल बी क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे ये सब जरूरी आएगा। तो जब यदि चाहिए तो जो भी फॉर्मेलिटीज है ना, उसको पूरा करना चाहिए। इसको करने के लिए, जैसे आप मान लो सेफ एजुकेटर्स होना चाहते हैं, यू डोंट नीड अ बीएड डिग्री फॉर दैट। लेकिन मान लो किसी विद्यालय में रहकर पढ़ाना चाहेंगे, उस समय आपको चाहिए। जी भैया। ठीक है, जैसे मैं सेफ का काम कर रहा हूँ, मेरे पास अभी बीएड नहीं है। ऑफकोर्स मैंने जब मैं इंडिया में था तो मैंने नेट क्वालिफाई किया था, तो आई वॉज एबल टू टीच इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे काम करना होगा तो मुझे भी कोई सर्टिफिकेट चाहिए ना। लेकिन अभी जब मैं ये दे रहा हूँ आपके सामने प्रस्तुत, इसमें कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? इसमें कोई सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए, बट इन द इंस्टीट्यूशन यू नीड इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो आप उसको कर लीजिए। नेक्स्ट एक और अच्छी बात है कि फ्यूचर में हम लोग ऑलरेडी प्रयास कर रहे हैं, और 1-2 यूनिवर्सिटी के साथ हमारा अपना S3 एजुकेशन मॉडल बेस्ड बीएड भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा समय की बात है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। नेक्स्ट दिनेश दत्त जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ भैया नोमी दीदी नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाँ भैया, ये तो हेलो बहुत भैया अच्छा आवाज आ रही? आवाज आ रही हाँ ठीक है भैया। अभी जैसे दर्शन को थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद, शिविर वगैरह करने के बाद, आप लोगों से भी मिलने के बाद और समझने के बाद, ये एक चीज तो मैंने किया है कि बच्चों को अभी मैंने निकाल के होम स्कूलिंग में तो चालू कर दिया, जब तक मैं आप लोगों के प्लेटफॉर्म का वेट कर ही रहा था। और काफी कुछ एक गाइडलाइन तो मिल ही गई है, थीम एंड देन इंक्वायरी एंड देन क्वेश्चंस एंड देन मॉडल, जो आपने पिछले प्रेजेंटेशन में बताया था भैया। तो भैया जैसे मेरे अभी 2 बच्चे भैया, एक 6th में है और एक 4th में है, तो अभी जैसे में भी एक ही थीम में दोनों को लेके चल सकते हैं, या दोनों बच्चों के लिए अलग अलग थीम होगी, अलग अलग इंक्वायरी होगी, अलग अलग क्वेश्चन होंगे, अलग अलग मॉडल होंगे भैया? अभी भैया क्या हो रहा है कि हर एक कक्षा में ना, मतलब एलिमेंट्री में एक लर्निंग आउटकम है, तो आपको पूरा लर्निंग आउटकम देखना पड़ेगा कि एलिमेंट्री में क्या कवर करना। तो जैसे आपका बच्चा 4 में है ना, तो हम लोग चाहेंगे कि धीरे धीरे वो कक्षा 1-2 का भी जो लर्निंग आउटकम है वो भी बहुत सरल है, वो है ना, सब दूसरे से जुड़े हैं। तो लर्निंग आउटकम में देखेंगे कि 10 या 12 थीम आएंगे, वो हम लोग इस करके देने वाले हैं बहुत जल्दी। ये सारी चीजें जनवरी में आ जाएंगी। तो जो भी 14-15 थीम होंगे एलिमेंट्री में, वो उतना कवर करना पड़ेगा। तो मोस्ट लाइकली 4 में ना 12 या 13-14 थीम के आसपास कवर करना पड़ेगा, और उसके सारे हम लोग क्वेश्चन भी दे देंगे थीम्स के, लाइक क्वेश्चन।
आप म्यूट हो गए हैं भैया, महेंद्र भैया आप म्यूट हैं। थैंक अच्छा, यू। किसी ने म्यूट कर दिया होगा, मैंने तो छुआ ही नहीं अभी। शायद गलती से हम लोगों ने किया। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग हाँ, टू से? तो मैं आप कह रहा हूँ, बताइए। हाँ बोलो। आप बताइए, आप अगर मुझे लगता है कि आप बताई थी कि आपका बच्चों का कक्षा 6 और 4 है ना? जी जी तो आप दोनों भी एक ही थीम के साथ आप जुड़ सकते हैं, जैसे परिवार वाला थीम है हमारे। जी तो ये दोनों एक साथ में ये वाला थीम भी जुड़ सकते हैं, लेकिन इनका पात्रता के हिसाब से इनका लर्निंग आउटकम्स जितना है कि क्लास 4 के लिए, क्लास 6 के लिए, आप कैन यू से दैट अ लिटिल बिट बेटर? क्या हो रहा है कि हम ऐसे करते हैं हमारे बच्चों के साथ कि जो थीम तो वही है, लेकिन उसके क्वेश्चंस अलग होते हैं, क्योंकि 6 में जो बच्चा है अलग भी हो सकते हैं। आप समझिए कि जो 6 में बच्चा है उसके अंदर ऑलरेडी वो 12-13 साल का हो गया, तो उस समय ना उसके शरीर में रस रसायन भी बन रहे हैं, उसके अंदर एक नए तरह का शरीर में के अंदर बदलाव भी हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो तो और फिर उसका एक समझने का भी डेप्थ बढ़ गया है ना? तो वो सब फिर देखते हुए उसके क्वेश्चन अलग है, थीम वही है बट उसके क्वेश्चंस अलग हैं, उसके गहराई प्रोजेक्ट भी अलग भी हो सकते हैं, यू नो। सो लेकिन कुछ चीजें दोनों मिलकर कर सकते हैं, कुछ चीजें आपके जो बड़ा बेटा है उसको थोड़ा ज्यादा भी देना पड़ेगा। जी जी भैया, तो अभी एक और था भैया, जैसे अभी होम स्कूलिंग का भैया हम लोग ने एक, जब हम होम स्कूल मतलब नॉर्मल स्कूलिंग से होम स्कूलिंग में आए तो हम लोगों ने फिर इंक्वायरी मतलब सर्च चालू किया कि कितने हैं अपने स्टेट में, एमपी में। तो काफी ऐसे लोग मिले हैं और मैंने उनसे बात करके भैया इसके बारे में ब्रीफ किया कि नाउ वी हैव टू स्विच फ्रॉम सब्जेक्ट बेस्ड टू थीम बेस्ड एजुकेशन। अब वो दर्शन और इनसे सबसे जुड़े तो नहीं है वो लोग, लेकिन जो ब्रीफ मैं कर पाया आपके माध्यम से, आपके सोर्स के थ्रू, तो दे वर वेरी इंटरेस्टेड। दिस इज लाइक मॉडल, फॉर एग्जांपल आपने एक परिवार मॉडल का आई थिंक फर्स्ट या सेकंड प्रेजेंटेशन ब्यूटीफुली डिजाइन किया कि हाउ मैथ, साइंस एंड ऑल हिस्ट्री आर कवर्ड इन द आपने बच्चों का बताया था कि घर का मॉडल बनाया था उन्होंने, एंड आई वाज एबल इन। तो एक बार भी 14 जनवरी को ये पूरी डिटेल हम लोग, वी आर वेटिंग फॉर इट, हम अपने बच्चों को भी डिलीवरी देना चाहते हैं। छोटा मोटा काम घर पे कराया तो दे वर एक्सट्रीमली लाइक हैप्पी, एक मॉडल हमने घर पे बनवाया भैया, और we were able to see like what you want to say, and we were waiting for, very excited to see what comes out in January, so we can deliver this to children. Nice to see that कि अभी आने से पहले ही लोग अपना काम शुरू कर चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जी जी भैया, जी जी, अरे इसको तो रोक ही नहीं सकते भैया, आप लोगों ने जो किया है इससे तो इतना उत्साह घर में बनता है, और अब समझ में आ रहा है कि हमारा डिसीजन बहुत अच्छा था और आगे बढ़ने की बहुत अच्छी गति बनेगी भैया आप लोगों के साथ। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत दीदी आपको। थैंक यू भाई। बहुत जल्दी ही आप लोगों को बहुत सारी किताबें भी उपलब्ध हो जाएंगी। हम लोग काफी किताबें बना रहे हैं, जो लोग अभी इसमें जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारी फिर हम आप लोगों को सारी पुस्तकें उपलब्ध करा देंगे, सारा रिसोर्स। नेक्स्ट हिरेंद्र सिंह, अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न रख लीजिए। हिरेंद्र सिंह चौहान। आप नहीं कर पा रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, दूसरे लोग आ सकते हैं। Allow participants to unmute themselves. Yes. अभी कर लीजिए हिरेंद्र भाई। हेलो, हाँ काका, मेरा क्वेश्चन है महेंद्र भैया, लाइक आउट ऑफ माय क्यूरियोसिटी आई वाज रीडिंग सम ऑफ द अदर डॉक्यूमेंटेशन एंड पास आई वाज एक्सपोज्ड टू द वन ऑफ द साइंस ऑफ एजुकेशन इज पंचकोश बेस्ड इम्प्रूवमेंट और लर्निंग। तो ये, और आज हमने जो समझा वहाँ पर हमारा जो अल्टीमेट एम है कि जो चैतन्य को बढ़ाना है, डेवलपमेंट ऑफ चैतन्य, राइट? जिसको तो वो दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है या दोनों कैसे कर रहे हैं, मतलब आप कुछ? भैया एक तो आपको बताऊं कि पंचकोश के बारे में थोड़ी बहुत हमको जानकारी है, उसका शिक्षा मॉडल हमको नहीं पता है। ओके, ये हमारे तरफ से कि हम उसके बारे में ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन इतना हमको ये मालूम है इस वाले से, एक्चुअली नागराज जी ने बहुत विस्तार से पंचकोशों के ऊपर रखा था, अपने किताब में है मानव व्यवहार दर्शन में, उन्होंने बहुत अच्छे से उस पर रखी है बात। तो हम लोगों ने उस पर ध्यान दिया हुआ है कि क्या है इस शिक्षा मॉडल में। जब हम चेतना की विकास कह रहे हैं, तो चेतना का विकास केवल छोटा संदर्भ में नहीं है, ये बहुत ही बृहद स्वरूप में है, जिसको हमने अभी
वो लड़की का इमेज था ना, दिखाया ना, तो हर जगह चेतना का विकास है। जैसे अभी मान लो हम इन्वायरमेंट में अभी हैं, प्रकृति के साथ हैं, और हम कोई काम कर रहे हैं, तो काम करने का कोई इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा है। वो जो इम्पैक्ट है वो बेसिकली इट्स मैनिफेस्टेशन आपकी व्हाट लेवल ऑफ योर अवेयरनेस इज देयर व्हाइल यू आर इंटरेक्टिंग विद द नेचर। किस अवेयरनेस से आप नेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली नेचर के साथ करें, घर बनाएं, कुछ करें, हर जगह आपकी चेतना का ही मैनिफेस्टेशन हो रहा है। आप एक कार खरीदने जाएंगे, आप एक कपड़े खरीदेंगे, डेफिनेटली है तो कार खरीदना या कपड़ा खरीदना, बट इट इज आल्सो शोइंग योर लेवल ऑफ अवेयरनेस कि हम कितना इवॉल्व है। तो दिस इज होल लाइक ये कैसे बोले कि इवोल्यूशन इन कॉन्शियसनेस, which is also evolution in your relationship with human being, evolution in relationship with the nature, हर जगह फिर इवॉल्व होने की बात है। और इसमें हम लोग 5 कोष की बजाय हम लोगों ने 6 भाग रखा था, आध्यात्मिक बौद्धिक क्षेत्र, सामाजिक भावात्मक क्षेत्र और इन्वायरमेंटल फिजिकल, ऐसे 6 पार्ट को 3 भाग में रखा हुआ है। But overall, it was really nice, and I'm getting interested more and more in understanding this and joining into a teacher's area of this. I think आप लोग जुड़ेंगे ना तो फिर हम लोग एक काफी सार्थक काम कर पाएंगे, हमको लगता है। नहीं, आपने जो उठाया उसमें हम लोग कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। बढ़िया, थैंक यू सो मच भैया, हिरेंद्र भैया। Shivangi, please unmute and ask the question. हेलो। हाँ शिवांगी। नमस्ते, मेरा नाम शिवांगी है और मैं अभी बीएससी और बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर रही हूँ। मैं अभी 3rd ईयर में हूँ। सो एक्चुअली मेरे को एजुकेशन एज अ पर्पसफुली भी करना ही था, मतलब बचपन से ही, क्योंकि हम मतलब काफी टाइम से जीवन विद्या से जुड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बैठा क्या समझ में आता है कि मतलब शिक्षा में काम करना है और मेरा उस तरीके से इंटरेस्ट भी रहा है। तो अब बीएससी बीएड मेरा खत्म होने वाला है एंड क्योंकि जो आप आगे से कोर्सेज लाने वाले हैं और ये सब चीजें हैं, तो इनका अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या है। सो करंट सिनेरियो में जो भी कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, अगर कोई व्यक्ति मेरे को इस तरीके से गाइड कर दे कि मैं अब नेक्स्ट स्टेप्स में ये चीजें कर लूं, तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मैं प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं अगर मास्टर्स से परस्यू करती हूँ तो फिर मैं या तो साइंस से करूँ या मैं एजुकेशन से करूँ, क्योंकि अभी मेरे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। फिर आफ्टर मतलब थोड़े टाइम के बाद वो नहीं होगा। सो वो गाइडेंस इस पॉइंट में मेरे लिए काफी नेसेसरी है। अगर मैं और मैं काफी सीरियस भी हूँ आगे इस चीज में इन्वॉल्व होने के लिए। शिवांगी क्या है ना, इस पे हम लोग को थोड़ा सा स्थिर होकर बात करना पड़ेगा। मैं शिवांगी और इसके पीछे एक दीदी थी, उनको भी मैं बोलूंगा कि जो लोग नए हैं ना, जो भी कैरियर के फेज में है और इस तरह के, हम लोग को एक अलग से मैंने यहाँ संपर्क उमेद भैया दे देंगे या मैं डाल दूंगा यहाँ पे अभी, तो उसमें आप हम लोग से संपर्क करिए, समझ रहे हैं। और एक ठीक से उस पर बात करना चाहिए कि क्या सारे पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे हम लोग देख रहे हैं। शायद ये 1 मिनट के उत्तर में ना वो उत्तर नहीं जाएगा। वही एक्चुअली मेरे को ध्यान ही दिलाना था क्योंकि अभी तो हो ही नहीं सकता वो चीज, लेकिन ये नीडेड दैट, तो वो चीज सही है। हम लोग कहाँ हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस तरह के पॉसिबिलिटीज उभर रहे हैं, फिर आगे कैसे होने वाला वो भी बता दूंगा। सो देन यू मे यू कैन मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। और दूसरी है ना, उनको भी मैं यही बोलूंगा। तो उमेद भैया या कोई यहाँ पे मैंने मेरा मोबाइल नंबर दिया है चैट बॉक्स के अंदर में। हाँ बस तो उनका नंबर से आप मेरा संपर्क कर लेना और फिर हम लोग मिल करके बैठ करके बात कर सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। हाँ ठीक है। अभी तक मैं एक्चुअली एक सेकेंड अंकल, मैं कंप्लीट कर ले रही थी। मैं कह रही थी कि एक्चुअली मैंने काफी ट्राई करा था जानने के लिए और मैं इस चीज में कंफ्यूज थी। तो अभी इस बार मैं इस सेशन में बैठी तो मुझे लगा कि हाँ आई कैन गेट सम एक्चुअल गाइडेंस की कैसे क्या करना है। तो उसके थैंक यू वेरी मच। और मैं अंकल से कांटेक्ट कर लूंगी। ठीक, हाँ करिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट F12
उनका बाकी पूरा नाम नहीं है, F12। वो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। या हेलो, मैं रिचा हूँ। मैंने आपकी प्रेजेंटेशन पिछली बार भी देखी थी। मैंने बीएड, एमएड और एमफिल किया है और अभी मैं पीएचडी में एनरोल्ड हूँ और शिक्षा से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। तो कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं आपके हैप्पीनेस कैरिकुलम में भी थी और मैंने आप लोगों की फिलॉसफी जीवन विद्या शिविर में करके भी समझी। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि आप लोग जो ये ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पे और कोएग्जिस्टेंस फिलॉसफी पे एक पूरा एजुकेशन सिस्टम लाना चाह रहे हैं और उसका आप एक बेसिक प्रमाइस ये देते हैं कि इंडिया में ऐसा काम नहीं हुआ है, फॉरेन में ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आपने पिछली बार कहा था कनाडा का, अभी आपने आज की प्रेजेंटेशन में कहा कि मतलब और दुनिया भर में काम हुआ है, इंडिया में भी होगा। तो क्या आप मुझे कुछ नाम, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं जिनको मैं देख सकूं, क्योंकि पीएचडी के दौरान मैं कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को स्टडी करना चाह रही थी। अच्छा, शुक्रिया। एक तो जिस विधा में हम लोग काम करना चाहते हैं वो वैसा काम कहीं नहीं हुआ है, नाइदर इट इज इन इंडिया नार इन कनाडा, क्योंकि थीम बेस्ड एजुकेशन जिसको हम लाइफ इसेंशियल थीम या ऑब्जेक्टिव बेस्ड एजुकेशन कह रहे हैं वो नया है। क्या उसमें नया हुआ है? तो जो मेथोडोलॉजीज है ना उस पे लेकर काफी प्रयोग पूरी दुनिया में हुए हैं। जैसे अगर आप फिनलैंड का आप पढ़ेंगे तो उसमें फिनोमेना बेस्ड एजुकेशन है एंड दैट्स व्हाट दे आर वर्किंग। या फिर अभी अल्बर्टा है यहाँ पे, उसके अंदर डिस्कवरी लर्निंग दे कॉल इट, so it's a little bit new approach, discovery learning। या फिर कहीं पे एविडेंस बेस्ड लर्निंग है, so this is a different। ये सारे अलग अलग लर्निंग मेथोडोलॉजीज हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वही कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। अब इंडिया में क्या होता है कि देखो, इंडिया में ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता है, हमारा ना भारत का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है और जो कुछ हमको करना होता है गवर्नमेंट करेगी, वो पूरे फिर पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर फिर एक बहुत बड़ा सिस्टम है। कनाडा के 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोग हैं या 4 करोड़ लोग हैं। अब 4 करोड़ लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें करना आसान हो जाता है, बट यू कांट डू अदर। इट डजंट मीन्स कि गवर्नमेंट के पास वो सोच नहीं होगी या गवर्नमेंट को ये पता नहीं है, वो उनको पता है, उसको एग्जीक्यूट करना एक अलग कहानी है। और जो NEP 2020 आया है उसमें वो सारे उन्होंने इंटेंशन रखे हैं, नया एक एजुकेशन पॉलिसी आई है और अच्छा आया है, मतलब बहुत सराहनीय काम है, इट्स अ गुड स्टेप्स। और अगर हम लोग उस सारे को ले करके जो भी अच्छे काम है ना उसका स्वागत भी होना चाहिए और जो भी उसमें अपूर्णता है उसको पूर्ण भी करना चाहिए। व्हाट आई वुड रिकमेंड यू कि दुनिया में क्या हो रहा है उसकी बजाय आप अपने पीएचडी में अपन लोग हम लोग क्या कह रहे हैं उसको आप इंगेज करिए। देखिए कि हो सकता है कि इस नए मॉडल से आपके पीएचडी से एक नया चीज आ जाए उसके अंदर। बिकॉज दैट्स व्हाट आई नो, उसके बारे में मेरा अधिकार है, मैं अच्छे से बता सकता हूँ जिसको हम लोग कर रहे हैं। जी, मैं उसको पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं कवर करूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी मेरे सामने ही बनी है, मैं उसका एक हिस्सा भी रही हूँ और अभी मैंने उसे पढ़ा भी है। और इससे पहले की भी फिलॉसफीज, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, मैं पूरी तरह से अवेयर हूँ उन सब चीज़ों पे। आप एक नया काम कर रहे हैं, करने में बहुत मेहनत की ज़रूरत है और बहुत आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं चूंकि पीएचडी स्कॉलर हूँ तो मुझे अपने डेटा के लिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल चाहिए जिसको मैं इलस्ट्रेट कर सकूं। तो अगर यहाँ ही पे इंडिया में कोई ऐसा स्कूल है तो मैं ज़रूर विजिट करूंगी। देवघर और ये पश्चिम विहार में एक और स्कूल है दिल्ली में, उसको मैं विजिट करूंगी। हाँ, तो लेकिन मैं मतलब जैसे आप लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे उतने संस्कारी नहीं हैं या उनमें वो वैल्यू सिस्टम नहीं आ रहा है या लैकिंग है, तो उसका जो पैमाना है वो पैमाना आप कैसे तय करते हैं? मतलब हमारे यहाँ नहीं समझा, इंडिया में?
हाँ, इंडिया में। और मतलब आपने लास्ट टाइम ये कहा था कि कनाडा में ये सब चीजें बच्चों में हमें नजर आती है और सिस्टम यहाँ का एजुकेशन हाँ, सिस्टम इसी तरह का है। अगर हाँ कहा होगा तो गलती हो गई होगी। ठीक है देखो, फिर। हाँ ऐसा मेरा मतलब कहीं कोई और चीज कह रहा होगा, मैं कहा होगा और उसमें miscommunication। मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा। जी क्योंकि अभी भी ना भारत में ना काफी जड़ें ना बहुत अच्छी हैं एक्चुअली। अगर मैं देखता हूँ भारत के गाँव में ना सब जगह, तो अपनी जड़ें बहुत बढ़िया है, स्ट्रांग है। परिवार की जड़ें बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि कोई भी वैल्यूज है ना वो परिवार में पलता है। और अगर आप फॉरेन कंट्रीज की बात करेंगी तो संबंध बहुत ही सैलो हो चुके हैं। तो मूल्य की जो बात है ना, जैसे अगर आप स्कूल जाएंगी और एक बच्चे के अंदर, अभी हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारा कोई भी अध्यापक है उनके प्रति बहुत कृतज्ञता रहती थी हम लोग के अंदर। अभी भी बहुत बच्चों में रहती है। हमारे बहन के छोटे बच्चे थोड़े गांव के साइड में हैं तो उनके अंदर काफी वो भाव। यहाँ पे वो ग्रेटिट्यूड, अगर समझदारी की बात करें तो सबसे पहला मूल्य है ग्रेटिट्यूड। और मैं तो दंग रह जाता हूँ कि जैसे उसकी कोई जगह ही नहीं हो पूरे समाज में। सो आई वुड से मोर हमारे भारत में बेस ना बहुत अच्छा है काम करने का। श्रम के प्रति काफी श्रमशीलता भी है लोगों में, है ना। संबंध अच्छे हैं, एक दूसरे के प्रति व्यवहार भी काफी कर लेते हैं। उसके समस्याएं भी हैं, है ना। ये नहीं कह रहा हूँ कि समस्याएं लेकिन नहीं हैं। 3 पीढ़ी के साथ लेकिन हर जगह अभी भी बहुत सारे परिवार हैं 3 पीढ़ी साथ में है, यहाँ नहीं है ना। और लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी कर रहे हैं। तो मूल्य तो वहां से निकल रहे हैं ना। अभी हम जहाँ कह रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, वहां यहाँ पे क्या नया हुआ है वो है मेथोडोलॉजीज। लेकिन वो मेथोडोलॉजी बताया ना कि शिक्षा में क्या हो रहा है कि हम लोग सेकेंड जो फंक्शंस और इंटरेक्शंस है ना उसको चेंज कर रहे हैं। उसको चेंज करने से बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है। जो अल्टीमेट पर्पज है एजुकेशन का वो नहीं बदल रहा है। उसके नहीं बदलने से कुछ भी आप बदलो, आप मॉन्टेसरी पद्धति लाओ या कोई और पद्धति लाओ, लेकिन अंत में सर्व क्या कर रहा है? इट इज सर्विंग द सेम सिस्टम, जिसके कारण क्लाइमेट क्राइसिस हो चुका है, जिसके कारण गरीबी अमीरी में एक जो डिस्टेंस है बहुत गहरा हो चुका है, जिसके कारण पूरी दुनिया में एक भय और असुरक्षा का माहौल है, जिसके कारण परिवार काफी टूटा टूटा है। ये सब क्या हो रहा है? ये अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि हम एजुकेशन से इन सारे मुद्दों को टैकल नहीं कर पाए। कम से कम 50 साल में देख जितना एजुकेशन बढ़ा है ये सारी समस्याएं भी बढ़ी हैं। तो दैट्स व्हाट आई वुड से कि हाँ, स्कूल इंडिया में काफी हैं। अभिभावक विद्यालय आप उसका विजिट करिए, देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं। और बहुत सारे परिवार मिलकर दे रहे हैं, उनका भी आप कर सकते हैं। हम लोग भी दे रहे हैं यहाँ पे अपने बच्चों का। यू कैन टेक अ सम एग्जांपल फ्रॉम देयर एज वेल। और हो सकता है कि ये हाइपोथेटिकल जरूर है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। आई डोंट नो हाउ व्हाट योर टॉपिक इज, लेकिन आप जैसे लोग अगर इसमें जुड़ते हैं और इसमें सहभागी होते हैं तो मेरे ख्याल से हम लोग एजुकेशन में एक बड़ा काम कर पाएंगे। एंड आई विल इनवाइट यू टू ज्वाइन अस एंड बी पार्ट ऑफ दिस, यू नो। थैंक यू ऋचा जी। हाँ जी, हम शुक्रिया। लोग टच में रहेंगे। जी जी आप मेरा बिल्कुल। नंबर मैंने रखा है चैट के अंदर में, आप करिएगा। और आपके जैसे लोगों का तो और विशेष स्वागत है। नेक्स्ट अपने अक्षय जी हैं। अक्षय भैया आप अनम्यूट कर लीजिए। अक्षय भैया अनम्यूट कर लीजिए। हेलो हेलो यस बोलिए अक्षय जी, आपका सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ नमस्ते भैया जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ इसके लिए कि हमारा जो पैराडाइम शिफ्टिंग कर दी पूरी तरह से आपने, कि एक जो सब्जेक्ट सेंटर से ऑब्जेक्टिव बेस्ड एजुकेशन की तरफ। लेकिन मेरी जो व्यक्तिगत समस्या है सबसे बड़ी, जिससे मैं पिछले कुछ समय से गुजर रहा हूँ, यानी 1 जुलाई वाला आपका जो प्रेजेंटेशन था उसके बाद से लेके, कि मैं काफी इसके बारे में सोचता हूँ, बार बार सुनता भी हूँ ये है। लेकिन जैसे जो 6 घंटे मेरे वर्किंग आवर्स है विद्यालय के, या जहाँ मुझे काम करना है आगे पीछे, वहाँ पूरा काम हमको सब्जेक्ट बेस पे ही करना है पूरी तरह से। जो 6 पीरियड 7 पीरियड 8 पीरियड जो भी काम करना है वहाँ पे, और आना जाना सब मिला के 7-8 घंटे उसमें रहता है। और ये काम पूरी तरह से होता है तो मेरे अंदर भीतर ही भीतर 2 अक्षय काम कर रहे हैं। एक जो ऑब्जेक्टिव करना चाहता है
और दूसरा है जो सब्जेक्ट बेस कर रहा है, यानी प्रैक्टिकल में तो मैं सब्जेक्ट बेस कर रहा हूँ रोज एक मजबूरी में, या जो मेरे को नौकरी है या जो भी मेरे धन की जुगाड़ है उस चक्कर में। और दूसरा एक ऑब्जेक्टिव बेस इसलिए करना चाहता हूँ कि संतुष्टि मुझे ऑब्जेक्टिव बेस में है। पहली चीज ये कि ये एक अंदर द्वंद चल रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे स्टाफ में या कहीं भी या मेरे आसपास कहीं भी बात करता हूँ मैं, क्योंकि इस पूरी शिक्षा का जो बेस है वो है जीवन विद्या, और जीवन विद्या के जो शिविर हैं वो लगभग 6-7 दिन के पूरे रहते हैं। तो कोई ऐसा जीवन विद्या का कोई कैप्सूल फॉर्म, जैसे घंटा 2 घंटे का कुछ इस तरह सा कोई प्रेजेंटेशन या कोई कैप्सूल फॉर्म हो सकता है क्या, जिससे हम कुछ समय में उसको वो 7 दिन के लिए जोड़ने के लिए कुछ कर सके? यानी ये मेरा प्रश्न है। भैया क्या है, ये आपका जो प्रश्न है बहुत व्यवहारिक और मेरे ख्याल से बहुत क्वेश्चन है। इसीलिए हम लोग जो वेबसाइट है उसके ऊपर जैसे 4 कैटेगरी बनाया था, एक एडल्ट के लिए या टीचर के लिए भी था। तो उसमें हम लोग जीवन विद्या शिविर लगभग 20 घंटे का, तो हर एक घंटे का अपना एक कंप्लीट पैकेज होगा और वो किसी भी समय में अपने क्या कहते हैं अवेलेबिलिटी के अनुसार आदमी कर पाए। बट लेट्स से आप पहला वीडियो देखेंगे तो अपने में कंप्लीट पैकेज रहेगा। तो इस तरह से हमको लगता है कि 15 से 20 घंटे में वो आएगा, और वो मैं इस तरह से बनाना चाहता हूँ 15 से 20 घंटे का कि जो अपन लोग 30 थीम कह रहे हैं, इसी 30 थीम को ही मैं एक परिचय शिविर के अंदर समा देना, मतलब शिविर के अंदर ला देना चाहता हूँ। तो एक तरह से आपका परिचय शिविर भी हो जाएगा और 300 थीम के बारे में आपको एकदम जानकारी भी हो जाएगी। That's what we are working another slowly. अब क्या है कि हमारी टीम ना और आप जैसे लोगों की इसमें जरूरत नहीं, लेकिन आप तो हम कैसे कहें लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं, 2-3 लोग अभी बात किए, लोग जो एजुकेशन से जुड़े हैं सब लोग जुड़ेंगे तो अपना काम में गति आ जाएगा, क्योंकि ये सब काम तो टीम से होता है। जितने ज्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे काम और इजी हो जाएगा। और रह गई बात कि आप कहाँ पढ़ाते हो, मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये सब सारे उपाय हो जाए कि आप जब अपने बच्चों को देंगे अपने क्लासरूम में इंडिया में। आपका अच्छा ये बताइए, जो क्लास है आप अकेले लेते हो पूरे दिन कि केवल एक-एक पीरियड रहता है आपका? अच्छा भैया, आप पूरे दिन लेते हो, एक ही कक्षा में रहते हो कि you have a अच्छा ये नहीं, दिस इज अ वेरी टफ सिस्टम वी हैव मेड। लाइक जैसे अभी कनाडा वगैरह में क्या होता है ना कि एक कक्षा में एक ही टीचर रहता है क्लास 6 कक्षा 6 तक, और वहाँ पे क्या हो रहा है सब्जेक्ट वो 40-40 मिनट का ना पीरियड बना देते हैं, उसमें बड़े कठिनाई होती है। लेकिन चलो कोई रास्ता तो निकलेगा। तो आपका जो लगन है, जो आपका है ना, उसी से सारे रास्ते निकलते हैं, मैं तो ऐसे ही मानता हूँ। और सब अक्षय जी का है ना, हम लोग थोड़ा बाद में ले लेंगे, अभी समय है ना कम है, 10 मिनट ही है, तो हम लोग उनको वापस डिटेल में बाद में ले लेंगे। अगला अंजू अपने आप को अनम्यूट कर लो और अंजू प्रश्न कर सकती हो। या नमस्ते भैया। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही उत्साहजनक आप कार्य कर रहे हैं जिसमें हमें भी उत्साह बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच, यू आर होप फॉर ह्यूमैनिटी। मेरा एक क्वेश्चन था आज की प्रस्तुति से कि जो आपने फेलोशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की उसका मैं डिटेल में जानना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली उसका ड्यूरेशन क्या होगा और वो ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। जैसे आपने कहा कि वो सही बात है कि मॉन्टेसोरी एजुकेशन में भी वो इस तरह की लाइफ एसेंशियल थीम्स की बातचीत नहीं हो पाई है, और लेकिन वो जो उनका रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है, वो सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं मिल जाता किसी को भी, काफी वो रिगरस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तो ये फेलोशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होगा उसके मतलब वो उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ एग्जैक्टली वो सर्टिफिकेट बेस होगा या उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम का डिटेल्स मुझे समझना था। एंड हाउ इट विल बी लाइक यू नो जो आज का सिस्टम है क्या वो उसको इजीली स्वीकार कर पाएगा, उसका क्या क्राइटेरियाज होंगे, उसका एक्शन प्लान एग्जैक्टली क्या होगा, कब से ये इम्प्लीमेंट होगा? आई एम कीप टेलिंग वन थिंग कि हम लोग कोई अल्टरनेटिव आज के एजुकेशन का नहीं दे रहे हैं।
and neither I have any problem with what's going on in current education. हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं. हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो भी तय कर रखा है उसको हमको कवर करना है. This is again I am saying. और ये सारी चीजें थीम के अंदर कवर हो जाएंगी. अब वो सब्जेक्ट उसका कवर हो रहा है, लेकिन वो सब्जेक्ट उसका किसी ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ाव होने से, वो पर्पज के साथ जुड़ा होने से बदलाव हो रहा है. ठीक है. अब जो आपका 1 साल का है, एक्चुअली उस पे हम लोग काम कर रहे हैं. देखो, एक साथ ही बहुत सारे काम करने हैं और टीम भी बड़ी होनी है. तो मेरे ख्याल से अभी मैं बोलूंगा कि आप भी शामिल हो जाओ, सब लोग शामिल हो, तो धीरे धीरे काम आगे बढ़ेगा. हाँ, उस पे काफी हम लोगों ने सोचा है. 1 साल का जो कोर्स है वो यूनिवर्सिटी में किसी में करेंगे. सो इट विल बी सर्टिफिकेट कोर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफलाइन रहेगा. वो एक्सपीरियंशियल रहेगा, practical experiences के साथ. It will not be just online like the way we are doing. तो वो ऑफलाइन रहेगा और किसी यूनिवर्सिटी में रहेगा, और उसको हम लोग चाहेंगे कि रेजिडेंशियल रखेंगे, so people can come and get a full training. तो वो रखेंगे और उस पे हम लोग काम कर रहे हैं. उसका कैरिकुलम वगैरह डेवलप कर रहे हैं, लोगों से बातें भी कर रहे हैं, और जब हो जाएगा सबको हम सर्कुलेट कर दें कि नाउ इट इज रेडी, प्लीज ज्वाइन अस. तो उसमें भैया मतलब कौन वो, जैसे आपने कहा बीएड वगैरह के अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन है ना बाहर, लेकिन यहाँ पे मतलब कोई भी स्टूडेंट भी इसको लाइक फॉर एग्जांपल 12th के बाद जिसको एजुकेशन में ही काम करना है, तो ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम फेलोशिप का वो कर सकता है. इसके कुछ एज क्राइटेरियाज होंगे? देखो, 3-4 प्रोग्राम है. फेलोशिप प्रोग्राम उनके लिए जो केवल 18 से 30 है, और बीएड से कोई मतलब नहीं है, बट दे विल आल्सो गेट एक्सपीरियंस अबाउट एजुकेशन, लेकिन और चीजों के बारे में. जो बीएड प्रोग्राम है, अभी हमने एक कॉलेज से बात किया, उन्होंने ये बोला है कि हम 3 महीने हमको देंगे. तो उस 3 महीने के स्लॉट में हम लोग अपना वाला जो अभी 120 घंटे का ये प्लस कुछ ट्रेनिंग उसमें रख देंगे. फिर अगर कोई कॉलेज तैयार हो गया कि हम उनको 1 साल का बीएड पूरा इसमें देंगे, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि यदि बीएड वो इस प्रोग्राम के आधार पे करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग बीएड है वो कवर होएगा उसमें. मींस दे विल लर्न ऑल द थिंग्स व्हाट दे आर लर्निंग इन अ करंट बीएड एनीवे, प्लस दे विल लर्न समथिंग मोर. तो हो सकता है कि कल हमको 1-2 यूनिवर्सिटी मिल जाए जहां हम बीएड कोर्स कर सकें. और जो हमारा बेस्ट हमको लगता है कि वो हमको बीएड टुगेदर करना चाहिए. तो 5 साल का एक ऑनर्स डिग्री कर सकते हैं, इसके अंदर बीए इन लिबरल स्टडीज या समथिंग, एंड देन यू गिव अ बीएड. तो बीएड कॉन्करेंट ये ऐसा कोर्स डेवलप कर सकते हैं, तो उससे काफी अच्छा हो सकता है. इंडिया में ना जैसे अपना मेडिकल वगैरह बहुत प्रोफेशनल है, आईटी प्रोफेशनल है, बीएड इतना प्रोफेशनल नहीं है. एंड आई फील दैट कि कुछ इंस्टीट्यूशन को आगे आना चाहिए, एंड दे शुड मेक अ बीएड सच अ वे कि इट्स आल्सो वेरी प्रोफेशनल कोर्स, जस्ट लाइक MBBS in AIMS or BTech in IIT. You should someone should come up and they should make like कि हमारा बीएड जो है it is like that course. वो एक जरूरत, और उसमें हम लोग करेंगे. अगर कोई ऐसा तैयार मिलेगा so we will participate with them. हाँ. Thank you Anju. Your enthusiasm is always welcome. Next I take up संजय कुमार शर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. जी नमस्कार. हाँ नमस्ते भैया. हाँ, मैं मध्य प्रदेश से संजय शर्मा टीकमगढ़ से. बस मैं पूछना चाह रहा था 14 जनवरी को भैया ऐसा क्या कोई खास प्रोग्राम है या आप लोग हिंदुस्तान आने कुछ विशेष कार्यक्रम रखा? नहीं, देखो 14 जनवरी को ना इस दर्शन के प्रणेता पूज्य श्री ए नागराज जी का जन्मदिन. जी. और हम लोग को लगा कि उससे बढ़िया उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का और माध्यम हम लोग के लिए नहीं हो सकता है. So that's why we choose that day and we want to offer our gratitude, क्योंकि ये सारा काम हम लोग के बस की बात नहीं है. इस सारे काम करने के पीछे यदि कोई है, that is पूज्य श्री नागराज जी, उनके कारण हो रहा है. तो हमको लगा कि ऐसा दिन चुनना चाहिए, वो एक अच्छा दिन है, उस दिन से शुरुआत करेंगे. बहुत सुंदर. आप लोग को बहुत बहुत बधाई. बहुत अच्छे ही आप एक प्रेरणा लेके और कार्य लेके चले हैं. बेस्ट विशेस. नमस्ते. आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन वापस रश्मि कुछ कहना चाह रही है. रश्मि अनम्यूट कर लो और कर लो, फिर ये लास्ट प्रश्न होगा, फिर हम समापन करेंगे.
हेलो। हाँ हाँ रश्मि। नमस्ते जी। भैया जी मेरा ये कहना था कि ये 1 महीने में जो अभी हमारी मीटिंग होती है ये बहुत कम लगती है, हमें ऐसे चर्चा के लिए बहुत कम टाइम मिलता है और हम काफी स्लो स्पीड से चल रहे हैं ऐसा लग रहा है। क्या सही इसे कह रहे बढ़ाया जा सकता है ताकि हम नेक्स्ट सेशन के लिए तब तक रेडी हो जाएं कुछ काम करने के लिए? अच्छा, तो मैं ना अभी क्या करूंगा कि कुछ काम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ग्रुप, तो जिनको करना है लग रहा करें। है कि हम तो और then समझे क्या ही नहीं है है, कि हमको समझने में टाइम लगेगा, फिर हम कुछ काम करने लग होंगे तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस। आई लाइक योर अप्रोच। मुझे लगता है ऐसे सब लोग होने चाहिए जिनको डिमांड करना चाहिए कि यार 1 महीना बहुत देर है, जल्दी जल्दी करना चाहिए, तो हम लोग भी जल्दी जल्दी करेंगे। लेकिन इस साल we have to अभी take it थोड़ा slow, सा क्या हो अगले रहा है साल। कि हम लोग को 14 जनवरी को ना ये जो लॉन्च करना है सारा, वी हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि जो सारे लोग हैं, जैसे आप सारे लोग जो एजुकेशन से जुड़े हैं और इसमें एक गहराई से उतरना चाहते हैं ना, आर पार करना चाहते हैं, वी वांट टू डेडिकेट आवर फुल टाइम फॉर देम। हम लोग इंडिया भी आ रहे हैं, तो अगर आपको समय मिलेगा हम लोग 3 या 4 सत्र करेंगे, कम से कम 10-10 दिन का ऑफलाइन, है ना। तो ऐसे सारे लोग को हम लोग चाहेंगे कि वो आए एंड वी शुड गेट टुगेदर एंड लर्न एंड डू आवर थिंग्स एवरीथिंग फास्टर पेस। तो हो सकता है कि 10 दिन का या 1 महीने का वो भी हम लोग रखेंगे ऑफलाइन, और कहीं आपको हम लोग बुला लेंगे और रेजिडेंशियल रहेगा तो आप आना उसमें। एंड इन द मीन टाइम 14 जनवरी तक थोड़ा सा हमको समय दे लो, और इस बीच में आप उमेद भैया को नंबर दीजिए, एंड एनीवन हु इज एजुकेटर्स एंड दे वांट टू एंगेज मोर दे कैन कनेक्ट अस, है ना। फिर हम लोग उनको और भी काम थोड़ा और लगा सकते हैं, उनके साथ और समय दे सकते हैं। नेक्स्ट बिफोर क्लोजिंग केवल एक ही रह गई हैं पद्मा जी, तो पद्मा बहन जी आप प्रश्न पूछ लीजिए और फिर हम इसका समापन कर देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन, एक और एक छूट ले लेते हैं। पद्मा जी अनम्यूट कर लीजिए। Yes, Namaste Bhaiya ji. I am Padma from Telangana state. I am working as a teacher from more than 20 years, and I want to implement these all things as early as possible in my school. And there are more than 120 children in our school, and it's a government school, but the children are under our control, so we can implement special subjects also there. I'm already doing some of the special things there, and I want to introduce this type of education as early as possible, brother. Please give me a chance and how to implement, how to do immediately after this corona. I think the person like Padma ji and everyone is very big inspiration for us. Really very committed and doing, and they want to do it. And this shows like this model is going to succeed. मतलब अभी जितने लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं, that itself look like कि we are going to get a good success in it. और पद्मा जी आपको बहुत जल्दी, थोड़ा सा 2 महीने और है इंतजार, ज्यादा नहीं है, 2-2.5 महीने में मिल जाएगा आपको, अच्छे से कुछ चीज मिल जाएगा, आप उससे एकदम अच्छे से शुरू कर पाओगे। इस बीच में ऐसे सारे लोग जिनके अंदर ज्यादा प्यास है, we will dedicate more time with them and make sure that they are able to do whatever they want to do. And one more question, I want to know about that toolkit. How is it useful and how to use it in our school like that? You have told one toolkit. I want to know more about that. We will again we will explain sooner. I think क्या हो गया कि इसमें ना टोटल जो मुद्दे हैं और सारे मुद्दे हैं जिस पे अभी अपने को बात करना पड़ेगा। We just started. This is the first session we took. Previous session में तो केवल भूमिका थी। अभी हमने थीम के बारे में थोड़ा और विस्तार कि थीम क्यों जरूरी है, और मेन आइडिया आ जाए लोगों को आज के प्रेजेंटेशन से कि हमको थीम बेस्ड एजुकेशन में क्यों जाना चाहिए, क्यों हमको सब्जेक्ट से यदि हम इसमें मूव करते हैं तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही बड़ा काम हो सकता है। तो वो अगर हम लोग को पकड़ा गया तो ये प्रोग्राम की सफलता हो जाएगी। बाकी व्हाट आर द नेक्स्ट थिंग्स वी विल गिव यू अगेन, क्रम के साथ ही मिलेगा, है ना। तो थोड़ा सा इंतजार तो अभी करना पड़ेगा, एंड होपफुली कि
जब हम लोग 3 महीने बाद वेबसाइट के तरफ बढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू डू. I know maybe sometime 3 months is long, maybe sometime it's not. It will pass very quick. अभी दिवाली आ जाएगा, कुछ हो जाएगा और फिर 14 जनवरी क्या कहते हैं मकर संक्रांति का दिन, और Yes. बढ़िया से दही और चूड़ा खाएंगे और एजुकेशन की शुरुआत करेंगे. Thank you भैया. ठीक है? You're reading. अभी एक अपने है ना एक बड़े बुजुर्ग भाई साहब हैं अशोक शर्मा जी, भुज से हैं, तो बस उनका आशीर्वाद वचन ले लेते हैं और वो आशीर्वाद वचन के साथ में समापन हो जाएगा. ठीक है, बढ़िया. अशोक शर्मा जी, अशोक भैया जी अनम्यूट कर लीजिए. रह गया लगता, कोई बात नहीं. तो हम लोग अभी समापन करते हैं. शिवांगी ने वापस प्रश्न रखा है. शिवांगी आप बात कर लेना डायरेक्टली. शिवांगी हमारी बहुत ही एंथुसियास्टिक बच्ची है. तो ऑल द पीपल हु आर प्रेजेंट, थैंक्स अ लॉट. आप लोगों का जो एंथुसियाज्म है, आई एम श्योर दिस विल टेक शेप टू मेक इट अ मेन एजुकेशन methodology across the world in near future. And thanks Lord Naomi and Mahendra for presenting it very well today. आपने जो आज में जो इमेजेस और देख रहा था, इतनी सुंदर इमेजेस के अंदर में आप लोगों ने उसको चीजों को रखा है ना. मतलब जो आप कहते हो कि ना इमेज कैन स्पीक वॉल्यूम्स, तो वो मैं देख रहा था. ब्यूटीफुल इमेजेस. ये पूरा एक पारिवारिक प्रोग्राम है. हाँ, खाली हम लोग नहीं है, हम लोग भी शामिल हैं. एस्टेल सिस्टर, स्पेंसर भाई, लुकस भाई, हम सब मिलकर करते हैं. ये परिवार का पूरा प्रयास है और सभी लोगों ने ध्यान से सुना. आप सभी को बहुत धन्यवाद. देखो ये सारा सफल इसलिए हो रहा है कि सारे लोग इसमें इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके कारण ये काम आगे बढ़ रहा है. सो दैट्स वेरी गुड. थैंक यू एवरीवन. अशोक शर्मा जी ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है, वो आशीर्वचन दे देंगे. अशोक भैया जी बोलिए. जी सर, खूब धन्यवाद महेंद्र भैया और दीदी. हमें पहले दिन से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं और खूब ही जिसको कहें कि हमें एक पैराडाइम चेंज महसूस हो रहा है. और मैं ये जरूर एक बार फिर कहना चाहूंगा कि एक महीने में हम सिर्फ एक बार ही हो रहा है सेकंड संडे. इसे अगर बढ़ाया जाए तो ज्यादा उपयोगी होगा, ऐसी विनंती है. धन्यवाद. अशोक शर्मा जी को प्रणाम करते हुए, देखिए आपने जो कहा है 2 लोगों ने कह दिया, तो हमको लगता है 14 जनवरी के बाद यदि सब लोग तैयार होंगे तो हम लोग उसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे. जैसा सभी का रहेगा हम उसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा 2 बार हर महीना हम कर सकते हैं. हाँ, धन्यवाद. और फिर फरवरी मार्च में जब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं इंडिया में, तो सभी का स्वागत रहेगा. 10 दिन के लिए हम लोग मिलेंगे और शायद उसमें हम बहुत ज्यादा बात कर पाएंगे केवल 10 दिन के अंदर. जी बिल्कुल, हम उसमें हाजिर रहेंगे. बिल्कुल, मैं भी उसमें हाजिर रहूंगा और पार्टिसिपेट करना चाहूंगा सर. धन्यवाद. नवंबर में अगला सेकंड संडे है 8 नवंबर. तो हम लोग वापस अभी 8 नवंबर को इस सिलसिले में मिलेंगे. इन द मीनवाइल ऑनलाइन जो ग्रुप्स हैं अलग अलग एरियाज के, उस ग्रुप्स के अंदर में आप लोग अपनी चीजें रख सकते हैं और हम लोग उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे. आपके सजेशंस, आपकी क्वेश्चंस, आपका सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो हम लोग अभी इसका यहीं पे समापन करते हैं. थैंक्स अ लॉट.